मैंने लास्ट क्लास से कनेक्ट देने के लिए एक ऐसा केस लिख के रखा है जो आप कभी अंदाजा खुद नहीं लगा पाओगे। हमने लास्ट क्लास में बात करी थी हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, ऑड इवन वाला, वो जिगजैग वाला ग्राफ, राइट। तो उसके हिसाब से अड़ोसी पड़ोसी जो भी हैं, आपने देखा था उसके अंदर वो जो पहाड़ से मैंने बनाए थे कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, किसका कम होता है। लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा स्पेशल केस है। ये स्पेशल केसेस स्कूल में नहीं एक्सपेक्ट करेंगे आप, लेकिन ये केसेस जेई में तो जरूर एक्सपेक्ट करिए। नीट तो भरा इनसे पड़ा है क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है कि एन हेक्सेन और पेंटेन। अब ये इवन वाला मैंने पीछे कर दिया, जबकि लास्ट क्लास में बता के चली हूं इवन वाला अपने दोनों पड़ोसियों से ऊपर है। ओनली वन केस जहां पर नियोपेंटेन और एन हेक्सेन का कंपैरिजन है। लास्ट क्लास में एक दो बच्चों ने पॉइंट आउट किया उस ज्योमेट्री, उस ब्रांचिंग वाली चीज को, कि जमीनी बात, सरफेस एरिया वाली आप कैसे कह सकते हो या जो भी कहो। तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं कि मैंने ब्रांचिंग के साथ सरफेस एरिया को कैसे रिलेट करा। टेट्राहेड्रल कुछ कुछ ऐसा होता है, मुझे पता है ऐसा नहीं होता पीछे से, ये इधर लगता, इधर मैंने बीच का सेंटर जो बॉल है वो गलत उठा लिया। बट टेट्राहेड्रल कुछ कुछ ऐसा होता है, ये तो समझ रहे हैं। अगर मैं पीछे वालों को थोड़ा सा इधर खिसका दूं तो ये टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, यहां मैं टेट्राहेड्रल नहीं फोकस कर रही, यहां मैं कह रही हूं अब आप नियोपेंटेन को सोचो। नियोपेंटेन में क्या होगा, बीच में एक कार्बन, यहाँ एक CH3, यहाँ एक CH3, यहाँ एक CH3, यहाँ एक CH3। और अगर मैं आपको कहूं सारे डॉट्स को देखो तो मोर और लेस स्फेरिकल ज्योमेट्री नहीं है। तो ये जो मेरे पास बन के आया है, दिस इज मोर और लेस स्फेरिकल ज्योमेट्री। तो आप लोग 2D में देखते हैं तो स्क्वायर दिखेगा आपको, ऐसे नहीं। आपको 3D में देखना है तो आपको पता चलेगा यस ये तो मोर और लेस स्फेरिकल ज्योमेट्री के नजदीक आ रहा है। टू मच ऑफ ब्रांचिंग। तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती जाएगी उतना ज्यादा वो कहां पहुंचता जाएगा, स्फेरिकल ज्योमेट्री में। और अगर लीनियर होता, लीनियर का मतलब क्या है, सीधे चलते जाओ चलते जाओ, नो वे अराउंड स्फेरिकल। तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग, और ये हमेशा चलेगा, हर चैप्टर में आएगा ऑर्गेनिक के, एक ही लाइन याद रखनी है, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना कम सरफेस एरिया होगा, उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। यहां पर मैंने मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड रखा है, मैंने बॉइलिंग का नहीं रखा, क्योंकि मेल्टिंग में एक चीज और दखल देती है, और वो क्या, पैकिंग। तो मेल्टिंग में आपने वो जिगजैग ग्राफ देखा, एक ये केस जहां पर आपको पैकिंग, नियोपेंटेन इतना सिमेट्रिकल था, स्फेरिकल सिमेट्रिकल था, चारों साइड एक जैसे CH3, ऑड नंबर होते हुए भी इसकी पैकिंग बहुत शानदार हो गई। बिकॉज सिमेट्री, आपको पैकिंग करने के लिए ऐसी बॉल्स दें जो निहायत सिमेट्रिकल हैं, तो उसकी पैकिंग हमेशा अच्छी होगी। सिमेट्री नेचर में हमेशा फेवर्ड है। तो ये आपके लिए स्पेशल केस था। कनुष इतनी पीछे तो मेरे को नहीं जमेगा, तुम बैठो, आगे इधर आओ। अपने गले के लिए कह रही हूँ और किसी वजह के लिए नहीं कह रही, आगे आ जाओ, राइट। तो वहां से पहले मैंने 3 बच्चों को उठाया जहां तुम पहुंच गए हो, आ जाओ, या ईशाना के पास आ जाओ, या इधर दक्ष, अविनाश, चेतन, इन सब के पास एक एक प्लेस है, कहीं भी आ जाइए। सो इसमें क्या सजेशन देगी मेरी क्लास, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड, ऑल योर्स। अब आइसोमेरिक एल्केन में मेरे को वो ऑड इवन या ज्यादा बड़ा, क्योंकि आपको पता है बड़ा होना डोमिनेट करता है, सरफेस एरिया डोमिनेट करता है बॉइलिंग पॉइंट में। पैकिंग तो दिमाग में भी मत लाना गलती से, इसलिए पूछा है। डोंट थिंक इसमें ब्रांचिंग है, पैकिंग है, पैकिंग नहीं। सिर्फ और सिर्फ जब भी आप बॉइलिंग पॉइंट जवाब देंगे, आप एक ही चीज सोचोगे, एंड दैट इज सरफेस एरिया। इस बात की आदत डालने के लिए पूछ रही हूँ, बाकी मेरी DPP पूछ लेगी कि अगर बॉइलिंग पॉइंट कोई पूछे तो सिर्फ सरफेस एरिया पे आंसर दीजिए, मेल्टिंग पॉइंट कोई पूछे तो यस, नाउ वी नीड टू थिंक अबाउट पैकिंग, सिमेट्री एंड ऑल दोज थिंग्स। तो क्या आंसर दोगे दक्ष, ध्रुव? सेकंड वाला क्या, ज्यादा कि कम? ज्यादा। तो इनका कहना है सेकंड वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है। जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा है उसमें सरफेस एरिया जो हो गया वो हो गया लेस। सरफेस एरिया लेस हो गया तो क्या, उसके आगे क्या, कोई हेल्प करे मेरी? वेंडरवॉल। मेरे को और कुछ नहीं सुनाई देगा यहाँ। सरफेस एरिया कम है तो वेंडरवॉल फोर्सेस कम है। वेंडरवॉल फोर्सेस क्या हैं, अट्रैक्शन के फोर्सेस, वो कम है, तो फिर अपने आप बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। कैन आई मूव फॉरवर्ड? ये आप स्कूल में एक्सपेक्ट करिए।
आप ये देखिए, एडिशन के लिए, एडिशन रिएक्शन क्या होता है, पहले कोई मेरे को वो दोबारा बताए। क्लास 10th में पढ़ा हुआ रिएक्शन ये रहा, जिसमें पाई बॉन्ड टूटा, एक वीक बॉन्ड टूटा और उसकी जगह दो नए सिग्मा बॉन्ड्स बने। एचओएच में भी हमने यही किया। तो ये जो मेरे पास रिएक्शन था जिसमें दो का एक बना, यूजली बच्चा देखा है दो चीजें मिलके एक बनी, इसको एडिशन कहते हैं। गलती से भी प्लीज अब ये मत देखना कि कॉम्बिनेशन और एडिशन वर्ड भूल जाओ उस तरह से। एडिशन कैसे, पूरा का पूरा H2 जाके ऐड हुआ है एक ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट पर, इसको मैं कहती हूं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन की मिनिमम कंडीशन क्या है? इट हैज टू बी ऑन अ स्पीशीज जिसके पास कम से कम एक पाई बॉन्ड हो। पाई बॉन्ड नहीं है तो एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। तो क्या मैं ये क्लेम कर सकती हूं एल्केन्स में सारी जिंदगी एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकता? कह सकती हूँ ये बात आपको पूरे अगले साल हॉन्ट ना करे कि ऑब्वियसली एल्केन में एडिशन रिएक्शन नहीं होगा, कोई पाई बॉन्ड ही नहीं है। डन। तो पहली बात, केमिकल प्रॉपर्टीज में 3 कैटेगरी आती हैं हर एक के लिए, एडिशन होगा ही नहीं, खत्म बात। अब एलिमिनेशन के बारे में अभी आज बात नहीं होगी, अगली क्लास में बात होगी तो तब सोचेंगे। एल्केन में वैसे बता दूं, ना तो एडिशन होता है ना एलिमिनेशन होता है, इसके अंदर सिर्फ एक रिएक्शन होता है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। इसीलिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में मेरे पास वैरायटी ही नहीं है, करूं क्या, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन पढ़ाना है। तो ठीक है जी, एडिशन क्यों पॉसिबल नहीं है वो मैंने बता दिया, बातों बातों में मैंने इसका एक जनरल नेम दे दिया। आप इसको एल्कीन्स के नाम से जानते हैं बिकॉज ऑफ IUPAC। कॉमन नेमिंग में इस पूरे परिवार को ओलिफिन्स कहते हैं, राइट? दे आर नोन एज ओलिफिन्स। तो एल्कीन्स कॉमन नेम नहीं है, ओलिफिन्स कॉमन नेम है। अब मेरे को समझना है आखिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। एज द नेम सजेस्ट, कोई एक स्पीशीज आके किसी दूसरी स्पीशीज को सब्स्टिट्यूट कर देगी, जैसे आपका सब्स्टिट्यूशन पीरियड होता है। तो उसमें मैं सबसे पहला एग्जांपल, मेजरली जो एक रिएक्शन है मेरे पास, समझ लें उसके बाद नोट करना। तो वो है, मैंने सबसे छोटा एल्केन लिया, इफ यू पीपल चेक, CH4 मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, दबा के अब हम DPP में लेंगे। मीथेन को अगर आपने क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आज मैं अर्पिता अगर है तो उसके उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगी कि इसके अंदर फ्लोरीन क्यों नहीं यूज होता। आ जाएगा पहली बार कि यस फ्लोरीन मैम। यूज करने से पहले मुझे क्या ध्यान देना है। मैंने लिया क्लोरीन, जहां मैंने Cl2 लिखा है वहां मैं कोई भी हेलोजन ले सकती हूँ, यही मेरी आज की क्लास है। अब जब मैंने क्लोरीन लिया, भी एच न्यू के बारे में आप लोग क्या जानते हो? पहला महीना आपकी केमिस्ट्री क्लासेस का, एच के बारे में क्या जानते हो? इट इज एनर्जी। का मतलब रोशनी, लाइट, हीट, एनर्जी, रेडिएशन, कुछ ही बोल लो। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, एच क्या था? प्लैंक्स कांस्टेंट। न्यू क्या था? C/λ, फ्रीक्वेंसी, राइट? जब भी आपको H लिखा मिले, उसके जगह पर ये ट्रायंगल मतलब हीट, सिर्फ ये भी लिखा मिल सकता है HEAT। कोई हाई टेम्परेचर की वैल्यू भी लिखी मिल सकती है, 390 केल्विन। चारों का मतलब एक ही है, एनर्जी दी जा रही है। अब वो एनर्जी मैं किस सोर्स से दे रही हूं, दैट इज माय हेडेक। सनलाइट से। जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, फोटोसिंथेसिस, उसमें एरो के ऊपर आप क्या लिखोगे? कोई सन भी बना के दे सकता है, अंडरस्टूड है। कोई बल्ब भी बना के दे सकता है, कोई H भी लिख सकता है। केमिस्ट्री H लिखेगा, बायोलॉजी सनलाइट लिखेगा। बात तो एक ही, इसको एनर्जी चाहिए, फोटो यानी लाइट एनर्जी चाहिए। तो इसी तरह से इसको एनर्जी चाहिए, नॉट नेसेसरी लाइट बट यस एनर्जी चाहिए। जैसे ही मैंने एनर्जी दी, क्या हुआ? एक H की जगह एक Cl आ गया। बट समस्या क्या हुई? ये चेन रिएक्शन है। चेन रिएक्शन आपने सुना होगा कभी कहीं तो नाम, एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर खत्म होके ही मानेगा। इट्स चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन का मतलब, नाउ यू कांट स्टॉप हियर। थोड़ी देर बाद बात करूंगी, ट्रिक ढूंढेंगे। अगर तुम्हें स्टॉप करना हो तो तुम क्या सजेशन दोगे, उस पर भी आएंगे, पहले अंदर घुस जाएं इसके। अगर मैंने एक और Cl2 दिया, पढ़ाई है टेस्ट ट्यूब में तो Cl2 के मॉलिक्यूल का नंबर अंदाजा ही नहीं लगा सकते, इतना है। एक और Cl सब्स्टिट्यूट कर देगा एक और H को, एक और कर देगा, एक और। ये रिएक्शन कब जाके खत्म हुआ है? जब, चेक, इस मीथेन के चारों H की जगह 4 Cl नहीं आ गए। ये चेन रिएक्शन का सिंपल मतलब है।
तो चेन रिएक्शन का मतलब चलता जाएगा। अगर आपको इसको बीच में रोकना है, जब मेरी डिमांड आएगी मेरे को रोकना है, अगले साल तो सीधा एल्काइल लाइट की प्रिपरेशन में पहला रिएक्शन ये लिखा हुआ है और उसमें +1 के इस चैप्टर पे जाओ ये लिखा है, तो मैं आपसे पूछूंगी, बुक्स आपसे पूछेंगी क्या करें यहाँ पे रोकने के लिए, तो उसके लिए पहले मेरे को इसको पढ़ना पड़ेगा। और आप ही लोग आज मेरी क्लास में बताओगे कि मैम ये कर दो शायद यहाँ रुक जाए, तो उसके लिए पहले इसको समझना है कि होता कैसे है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब और चेन रिएक्शन का मतलब पता होना चाहिए, उसका दिमाग नहीं लगाना अभी। चलो जी, मुझे एक राउंड तो वो पता चल गया। क्या मैं हेलोजन कोई भी दे सकती हूँ? हाँ, लिखा हुआ तो यही बता रहा है, कोई भी दे सकती हूँ। अच्छा, कोई भी दे दी तो क्या कोई चैलेंजेस आएंगे? हाँ। अब हम पहले हेलोजन्स की बात करें, फिर हम हीट की बात करेंगे, लास्ट में इसकी, और फिर प्रोडक्ट्स की अगले साल ज्यादा बात होगी। तो अगर मैं इसमें देखूं तो मुझे ये पता चलता है फ्लोरीन इज हाईली हाईली रिएक्टिव, एक्सप्लोसिवली रिएक्टिव। वाई फ्लोरीन इज एक्सप्लोसिवली रिएक्टिव? क्योंकि इसका जो बॉन्ड है वो तो बहुत छोटा है भाई। फ्लोरीन तो वन ऑफ द वेरी वेरी शॉर्ट, या कि जी वेरी वेरी स्मॉल एटम है। अगर आप देखिए, मैं हमेशा बताती हूँ अक्रॉस द पीरियड साइज छोटा होता है, फ्लोरीन तो आखिरी में आ रहा है, दूसरे पीरियड में। इससे ऊपर तो हीलियम है, हीलियम तो वैसे ही वंडरवॉल रेडिया है, उसका तो साइज पता नहीं कितना बड़ा है, मेरे पास आंसर ही नहीं है। फ्लोरीन से छोटा एक ही है, हाइड्रोजन। तो स्मॉलेस्ट की रेंज लाऊं तो सेकंड लास्ट में आता है मेरे पास फ्लोरीन। इससे अच्छा बॉन्ड कहां बनेगा? बट केमिकल बॉन्डिंग में मैं इस लायक बना के आ चुकी हूं आपको कि इतनी पास पास इतने सारे लोन पेयर एक साथ आ गए। कितने लोन पेयर आ गए बच्चों? 6। 12 इलेक्ट्रॉन इतनी पास, पॉसिबल ही नहीं है आप इसको रख सको। आपने बनाया और ये मेजर ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट एक छोटा वर्ड है, एंड व्हाई आई से ब्लास्ट वर्ड वेरी सेंसिबली, आई एम यूजिंग ब्लास्ट वर्ड, क्योंकि शायद मैंने आपसे जिक्र किया हो बॉन्डिंग में, मैंने इससे ब्लास्ट किया हुआ है अपनी लैब में, पूरी डेस्क उड़ा दी थी मैंने। मेरा हाथ जरूर जला उसमें, बाकी मैं बच गई। मेरे को क्लोरीन गैस हैंडल करनी थी अपने फाइनल प्रैक्टिकल्स में, ग्रेजुएशन केमिस्ट्री ऑनर्स के, और उसमें क्लोरीन गैस हैंडल करने में मैंने उड़ा दी पूरी डेस्क। वो एक्सीडेंट एक छोटा सा ही सही, बट हुआ। तो क्लोरीन जो हम हैंडल नहीं कर पा रहे अंडर ऑल प्रिकॉशन एंड एवरीथिंग, फ्लोरीन तो आप भूल जाइए। फ्लोरीन बनाने के लिए आपको एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा, आप इस एटमॉस्फेयर में नहीं ला सकते। उसको एक ऐसी जगह आपको रखना पड़ेगा जहां ये ना हो, वो ना हो, फला ना हो। वो सब भी कर लिया मैंने। कि बर्न इंजरीज में क्या करते हैं, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं ना, कि उसके जो जो जिसको भी बर्न इंजरी मेजर होती है, उसके आसपास ऑक्सीजन नहीं आनी चाहिए, उसके स्किन के आसपास, क्योंकि वहां पे इन्फेक्शन का डाउट रहता है, पानी नहीं आना चाहिए। तो उनके लिए एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट करके उसमें उनकी बॉडी के उन पार्ट्स को रखा जाता है। तो हम सोचे जी वो कर लें हम, 2 फ्लोरीन तो पास लाने पड़ेंगे ना। इसको बाहर वालों से तो प्रॉब्लम है ही नहीं, इसको किससे प्रॉब्लम है? अपने ही लोन पेयर से। तो आज के बाद से ये गांठ बांध लीजिए, किसी रिएक्शन में तुमने F2 लिखा ना, वो अर्थ पे तो पॉसिबल है नहीं, कहीं और जाके कर रहे हो और फ्लोरीन ने अपना इरादा बदल दिया तो है। इसीलिए गलती से भी कहीं अपने आप को ये बताने की जरूरत नहीं है शायद इसमें फ्लोरीन हो सके। बहुत तामझाम लाना पड़ेगा मेरे को अगर मेरे को फ्लोरीन किसी से भी रिएक्ट कराना है। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज फ्लोरीन इज वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव हेलोजन पॉसिबल इफ आई चूज टू डू दिस रिएक्शन विद फ्लोरीन ऑन पेपर। देन कम्स क्लोरीन, ऑब्वियसली उसके बाद क्या? ब्रोमीन, उसके बाद क्या? आयोडीन। वेरी बेसिक क्वेश्चन आस्क्ड, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस क्या है एल्केन पे अटैक करने जाने के लिए? आप किसको चूज करोगे? मैं करना तो फ्लोरीन को चाहती थी, बट मैं ही नहीं बचूंगी, तो मैं इन तीनों में से प्रेफरेबली क्लोरीन को चूज करूंगी, दैट टू विद वेरी प्रिकॉशन। तो पहली बुलेट इस रिएक्शन की जब आप नोट करेंगे, फर्स्ट बुलेट इज दिस, और यहां पर लिखेंगे रीजन इसके नीचे, क्योंकि आपको असर्शन रीजन स्टेटमेंट में यही परेशान करेगा। सबसे फास्ट कौन सा होगा? वेरी ऑब्वियस, समझ आ गया होगा, क्लोरीनेशन। ब्रोमिनेशन स्लो होगा, ये भी समझ आ गया होगा। आयोडीनेशन में एक नया चैलेंज फिर आ गया, अब उस चैलेंज को समझते हैं। आयोडीनेशन की प्रॉब्लम क्या है? ये उल्टा चल पड़ता है, अभी मैं समझाऊंगी इसको कैसे। तो रिवर्सिबल वर्ड अब आपके लिए काफी काफी क्लियर है। तो लेट्स चेक। मैंने लिया अब के इथेन, भाई मीथेन बहुत हो गया तो चलो इथेन लिया, और मैंने दिया I2 और मैंने फिर पकड़ाया H न्यू। जो जो कंडीशंस चाहिए थी वो मैंने दी। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, एक H निकले। अब ध्यान देना, यहां से एक H निकला होगा, यहां पर I2 का एक I निकला होगा, HI नाम का हाइड्रोजन आयोडाइड बन के एज बाय प्रोडक्ट गया। ये मेरा इमेजिनेशन है अभी तो।
और उस एक H की जगह बचा हुआ एक आयोडीन चला गया। मैं अभी इमेजिन कर रही हूँ, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, कहानी बना रही हूँ अभी। तो ठीक है जी, ये हो जाना चाहिए, दिस इज इट। लेकिन H देखना बच्चों, हाइड्रोजन और आयोडीन, समझ रहे हैं मेरे इस डायग्राम का मतलब? H और आयोडीन दोनों चले हैं बॉन्ड बनाने, एक का बॉन्ड तो 1s और एक का 6p, तो बॉन्ड क्या ही बनेगा इसमें? मतलब ये छोटा सा इस बड़े से को रोक पाएगा? मतलब ये इस छोटे ने कोशिश तो करी मैं आयोडीन को पकड़ के रख लूं, लेकिन हाल है नहीं इसके कि इतने बड़े आयोडीन को ये हैंडल कर ले। बनते ही क्या होगा? बनते ही टूटेगा। बन तो गया क्योंकि एच का प्रेशर था, I2 को टूटना था। इथेन के एक एच तो वैसे ही कोई दिन ईमान नहीं, टूटने को तैयार पड़ा है, लेकिन बनते ही HI को लगा ये गलती हो गई। ठीक है, फॉरवर्ड आ गया तो क्या हो गया? आई विल गो बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शन किसी भी सूरत में अच्छे नहीं है। मैं प्रोडक्ट क्या ही ऑब्टेन करूंगी, जब तक मैं उसको निकालने के लिए लाऊंगी तामझाम, तब तक वो वापस हो लेगा। मेरा कितना मैन पावर, खर्चा, टाइम लग रहा है, और पता चल रहा है 25% ही रिएक्शन हुआ है, 75% तो वापस लौट गया। तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन इंडस्ट्री के लिए तो सबसे बड़ा नाइटमेयर है अगर चल पड़े तो। लेकिन अब मेरे को तो आयोडाइड बनाना है जी, इथाइल आयोडाइड बनाना है। आयोडीन आप कहाँ सुनते हैं? नमक में आयोडाइज सॉल्ट। क्यों नमक में क्यों होना जरूरी है? बॉडी, ऑब्वियसली, वेरी इंटेलिजेंट ऑफ यू। बॉडी के लिए कहाँ, क्यों? गॉइटर डिजीज हो जाती है, थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड से क्या रिलीज होता है? थायरॉक्सिन, जिसके अंदर होता है आयोडीन। थायरॉक्सिन और आयोडीन समझ लीजिए एक दूसरे के बिना पॉसिबल नहीं है। और अगर ये आयोडीन ब्लड में नहीं है, बॉडी में नहीं है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। क्या प्रॉब्लम होगी? थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो आपकी बॉडी का नॉर्मल मेटाबॉलिज्म छिड़ जाएगा, ना आप फूड डाइजेस्ट कर पाएंगे। बहुत एक्सट्रीम या तो वजन बढ़ेगा, बहुत एक्सट्रीम वजन घटेगा, एंड इट विल इनवाइट अदर प्रॉब्लम्स, क्योंकि मेटाबोलाइज हो ही नहीं रहा। जो आप खा रहे हो पता नहीं वो एनर्जी किधर जा रही है, बिकॉज थायरॉक्सिन इज नॉट अवेलेबल। तो मेरे पास तो प्रॉब्लम आ गई, मेरे को तो आयोडाइड्स बनाने हैं, इंडस्ट्री के पास रिक्वायरमेंट है मेरे को आयोडाइड बनाने हैं, तो मेरे को इस पे काम तो करना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी किस पे आती है? फिर केमिस्ट्रियंस पे आती है। भाई आप रिसर्च करो, दिस इज व्हाट रिसर्च एंड डेवलपमेंट डज, कि जिनके पास इस प्रॉब्लम, जिनको ये थायराइड है, उनको सुना होगा बाहर से वो रोज सुबह का उनका रूटीन होता है, एक डोज होती है और एक टैबलेट लेते हैं। वो टैबलेट क्या है? वो हार्मोन है, रोज सुबह आपकी बॉडी में खुद बन रहा है, उनको ओरली लेना पड़ रहा है। तो दिस इज हाउ आई नीड दीज रिएक्शंस फॉर लाइफ। तो उसके लिए क्या किया गया? भाई ये जो टूट के क्या कर रहा है, ये एच इसको वापस लौटा रहा है, यही कर रहा है ना। एच वापस लौटाने का क्या मतलब है? किसी को भी तुम एच दोगे तो तुम क्या कर रहे हो? उसको रिड्यूस कर रहे हो। तो इट मींस ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, हमेशा के लिए याद रखो। ये एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये लौट जाएगा। और मेरी अब रिक्वायरमेंट क्या है? इसको लौटने से रोको। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी? टेस्ट ट्यूब में पहले ही कुछ इसके लिए इंतजाम करके रखूंगी, HI के लिए। वो इसके पास ना जाए उसके लिए पहले ही मैंने एक पिंजरा लगा रखा है कि तुम्हें तो पकड़ के कंज्यूम हम कर लेंगे बनते ही। तो पकड़ के कंज्यूम करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट को क्या दे दूं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दो। तो ये रिएक्शन करते वक्त मैं टेस्ट ट्यूब में पहले से ही इसको कंज्यूम करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो इजीली अवेलेबल है, इजीली मैनेजेबल है, वो है HiO3, HNO3, ये रखे हुए हैं मैंने। द मोमेंट HI इज फॉर्म्ड, इसका H निकला, ये ज्यादा नीडी है उसके लिए, ये पकड़ लेंगे, उसको कंज्यूम कर लेंगे, लगातार रिएक्शन फॉरवर्ड में भागता जाएगा। ली चैटलर भी तो यही कहता है, आप प्रोडक्ट उड़ाते जाओ। तो प्रोडक्ट मैंने कौन सा उड़ाया? मैंने प्रोडक्ट उड़ाया HI। प्रोडक्ट रिमूव करते जाइए, रिमूव करते जाइए, रिएक्शन को बैकवर्ड जाने का मौका ही नहीं दीजिए। इस तरह से मेरा ये रिसर्च फिर काम आया। और इंडस्ट्री ने और बहुत चीजों के लिए आयोडीन चाहिए, 12th में पढ़ेंगे आप, वाई अल्काइल लाइट्स पढ़ना ही जरूरी है। तो पहला एग्जाम्पल थायरॉक्सिन हार्मोन का है, उसके बाद और भी चीजें बता रखी कि क्यों पढ़ना जरूरी है। तो इस हिसाब से अगर मैं चलूं तो आयोडीनेशन करने में क्या चैलेंज आएगा? रिवर्सिबिलिटी का। आपकी 11th की एनसीईआरटी और आपकी 12th की एनसीईआरटी दोनों ने ये 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिए हैं, तीनों आपको रटे हुए होने चाहिए कि कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज कर रहे हैं। अब इस पूरी स्लाइड को नोट करिए, फिर अगली स्लाइड पे इसका मैकेनिज्म लेते हैं। यस,
वो मैंने रिएक्शन यहां शो किया, हाउ इट रिएक्ट एंड व्हाट इट फॉर्म। HNO3 भी रिएक्ट कर जाता है, टूट जाता है। HNO3 ऑलरेडी नहीं है, उसको जैसे ही HI मिला, ये मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, HNO3 ऐड करते ही HI बनते ही उसको, देखिए कितना कुछ भी अगर टेस्ट ट्यूब में पड़ा है, रिएक्टिविटी के हिसाब से रिएक्ट होगा। HI थोड़ा सा रिटर्न जाएगा, 2-4-5% का वियर एंड टीयर डैमेज हमें कोई प्रॉब्लम नहीं देता, तो थोड़ा बहुत जाएगा। हम हर बार क्या बात करेंगे, जो चीज जो भी चेंज मेजर है, ज्यादा है, हम उसकी बात करते हैं। छुटर पुटर साथ में गड़बड़ें चल रही हैं, हम उसे इग्नोर करते हैं। ठीक है। सो अब अगर मैं बात करूं, अब सारा कुछ मैंने ना इसके अराउंड ये तो पढ़ लिया हेलोजिनेशन को लेके। मैं इसको हेलोजिनेशन वर्ड क्यों बोल रही हूँ, मैं हेलोजन का अभी एडिशन नहीं कर रही, लेकिन हेलोजन के बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन अब सवाल मेरे पास क्या आता है, आखिर ये रिएक्शन होता कैसे है। मैंने जब भी आपको बताया थोड़ी देर पहले, मैंने ये बोला, अभी तो मैं एक कहानी सोच रही हूं, ऐसा होता होगा जी, ये टूटता होगा, एक आई इसके पास, एक एच और एक आई, मैंने कहा देखा जाके, सिर्फ रिएक्शन याद करा रही थी। जिन्होंने देखा, जिन्होंने पढ़ा, उन्होंने मेरे को बताया भाई ये ऐसे नहीं होता जैसे तुम बता गए बालकों को। मेरी मजबूरी थी, पहली स्लाइड पे सारा कुछ तो दे नहीं सकती थी। नाउ अंडरस्टैंड दिया क्या हुआ होगा। थोड़ा सा मेरे को आपका फोकस चाहिए होगा, क्योंकि इसको रिपीट कराने का मतलब है मेरी पूरी क्लास रिपीट हो जाएगी। कि आपके पास मैकेनिज्म सजेस्ट किया गया, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का नाम अक्सर हम इंटरमीडिएट के नाम पे डालते हैं अक्सर। कौन सा रिएक्शन है बच्चों, ये सब्स्टिट्यूशन, राइट। और सब्स्टिट्यूशन का रास्ता कौन सा चूज हुआ है, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का मतलब या होता कैसे, अब ये बताएंगे। एक्चुअली में जब आप एचन्यू या हीट या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कुछ भी दे रहे हो, हाई टेम्परेचर, उन सब से सिर्फ एक ही चीज गाइड होती है, ये नहीं रिएक्ट कर रहे दोनों। आप देखिए लाइट डालते ही क्या हुआ, हम क्या सोच रहे थे पिछली स्लाइड पे, एल्केन Cl2 गया, एल्केन के एक एच को बाहर निकाला और खुद जाके लग गया। टोटल रॉन्ग, ऐसा होता ही नहीं है। अब मैं पहली स्लाइड पे सिर्फ ये बोल रही थी कि हम क्या सोच रहे हैं देख के ऐसा हुआ होगा, जिसपे वृंदा का क्वेश्चन भी आ गया। एक्चुअली में ऐसा हुआ ही नहीं। क्या हुआ, ये आया मैकेनिज्म से। यही वजह है कि ये रिएक्शन क्लास 10th में नहीं डाले। पहली स्लाइड को देख के तो लगता है डाल सकते थे, मैकेनिज्म नहीं 10th में बता सकते थे। तो मैकेनिज्म अब ध्यान से सुनेंगे, एंड देन आई विल आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। सबसे पहले क्या होता है, हुआ होगा नहीं है अभी, अब ये सबूत के साथ है, पूरी स्पेक्ट्रोग्राफी की गई है, एक एक चीज को ट्रैक किया गया है। तो ठीक है जी, मान लेते हैं क्या होता है, अब हुआ होगा नहीं। सबसे पहले जो एच न्यू अल्ट्रावायलेट या जो भी आप एनर्जी दे रहे हो, उसका एल्केन पे कोई रत्ती भर असर नहीं है। पड़ा हुआ एल्केन अपना आराम से, वो सिर्फ एक ही चीज को जाके हिट करता है, वो है हेलोजन जो आपने ली, दैट इज Cl2। और जब भी पूरे पूरे 2 साल आप ये कॉम्बिनेशन में से कुछ भी एक देख लेंगे, इसका एक ही मतलब होगा बच्चों, होमोलिसिस, बराबर बंटवारा। नो कार्बोकेटायन, नो क्लोरीन केटायन, नो क्लोरीन एनायन, ओनली 2 रेडिकल्स। रेडिकल्स एक इतना ज्यादा अनस्टेबल इंटरमीडिएट है, बनते ही इसके सामने जो आएगा ये उसको खाएगा। पोल्यूशन यही करता है, हमारी बॉडी में रेडिकल बनता है, रेडिकल बनाता है पोल्यूशन। बनते ही रेडिकल के सामने आपके लंग्स आए, लिवर आए, टिश्यूज आए, जो भी आए ये उसको खाना शुरू करता है। तो दिस इज हाउ वी कैन नॉट अवॉइड पोल्यूशन से हमारी बॉडी को नुकसान ना हो, क्योंकि ये बन गया तो ये किसी को तो खाएगा। अब जैसे ही रेडिकल बना तो इसके पास क्या चीज मिलती है, जो भी मिलती है वो बाद में बात करेंगे, लेकिन इस स्टेप को क्या कहा गया, बटन ऑन, इनिशिएशन। ये एकदम से बट एच न्यू इथेन मीथेन को हाथ भी नहीं लगाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा लाइट का इथेन मीथेन पे, वो पड़े हैं टेस्ट ट्यूब में। जैसे ही आपने लाइट दी, फ्री रेडिकल बनना शुरू हो गया। शुरू होने का मतलब क्या है, रिएक्शन स्टार्ट, इनिशिएटेड। अभी फ्री रेडिकल बन रहे हैं, बने जा रहे हैं, लेकिन बनते बनते साथ ही साथ जो रेडिकल बन रहा है वो तो एक सेकंड भी नहीं रुक पा रहा। अभी पीछे से और रेडिकल की सप्लाई हो रही है, लेकिन जो बन चुके हैं वो क्या करते हैं, उनके सामने क्या आया, मीथेन या इथेन, जो भी आप दे दो, उनके सामने आया मीथेन। मीथेन के आते ही क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करेगा, उसको खाएगा, उसको खत्म करेगा। और उसके लिए उसने कहा भाई मेरे को तो स्टेबिलिटी चाहिए। सी एच बॉन्ड का क्या हुआ,
फिर होमोलिसिस। इस तरह से बॉन्ड ब्रेक हुआ कि एक एक इलेक्ट्रॉन लेके जाओ। अब आप सोचिए यहां से क्या निकलेगा फिर, एच फ्री रेडिकल। और कौन तैयार खड़ा है उसके लिए, किसके चक्कर में टूटा है, ये खाने आया। दिस हैपेंस टू आवर इंटरनल ऑर्गन्स ऑल्सो। तो ये सीएल जो आया, ये दोनों अपने रेडिकल को मिला के HCl ये निकल गया। ये तो HCl तो एक स्टेबल कंपाउंड है, मतलब एटलीस्ट ऑक्टेट का चक्कर नहीं है। पीछे क्या बचा, फिर एक और रेडिकल। ये तो चल पड़ी चेन भाई, मैं तो रेडिकल खत्म करने की सोच रही थी, ये तो रेडिकल और पैदा हो गया। दैट्स व्हाई नाउ आई कॉल प्रोपगेशन। कहते हैं ना माइक्रोब्स प्रोपगेट कर रहे हैं, बढ़े ही जा रहे हैं, बढ़े ही जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि वो रुक जाएंगे। ये शुरू हुआ एकदम से प्रोपगेशन। तो ठीक है, इधर Cl फ्री रेडिकल की सप्लाई खत्म हुई नहीं है, और इधर एक और रेडिकल बनना शुरू हो गया। कैन आई से इट मिथाइल फ्री रेडिकल। हाईली अनस्टेबल पढ़ चुके हैं आप लोग, क्योंकि अगेन इसमें मतलब इंटरमीडिएट है तो होगा ही होगा। मिथाइल फ्री रेडिकल में तो वैसे भी कोई हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए भी अल्फा कार्बन नहीं है, तो ये तो निहायत अनस्टेबल है। चलो ठीक है, देख लिया, ये टेस्ट ट्यूब में बन गया। अब ये क्या करेगा, ये फिर किसी को खाएगा। आई कैन नॉट सर्वाइव, आई हैव टू ईट समबडी, आई हैव टू नीड समथिंग जिससे मेरा बॉन्ड पूरा हो। तो टेस्ट ट्यूब में प्लेंटी में, यहां से मेरे उन क्वेश्चंस की हिंट शुरू होने वाली जो मैं आपसे पूछूंगी आपकी गट फीलिंग पे, और उस सवाल के जवाब आते ही मेरे को ये पता लग जाएगा आप तैयार हो इस रिएक्शन के लिए। इस CH3 फ्री रेडिकल को कौन मिल रहा है, इसको तो मैं रोक नहीं पा रही, क्योंकि मैंने एक्सेस में प्लेंटी में Cl2 डाल रखा है, खूब सारा Cl2 है। उधर से वो टूटे भी जा रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन कितना जल्दी इंस्टेंटली हो रहा है चीज। जैसे ये रेडिकल बना, अभी कुछ Cl2 बचे हैं, इसको दिख गए, वो इसको दिख गए, तो इसने क्या किया, आ जाओ जी, एक बार रेडिकल बना दिए तो चेन शुरू हो गई, फिर तो बनेंगे ही रेडिकल। तो इसकी वजह से क्या होगा, देख पा रहे हैं आप लोग, CH3Cl, ये बना मेरा पहला प्रोडक्ट ऑर्गेनिक का। HCl जो बना था वो इनऑर्गेनिक का है, वो बाय प्रोडक्ट है। इस सब्जेक्ट में मेरा प्रोडक्ट क्या है ऑर्गेनिक का, दैट इज क्लोरोमीथेन, जो मैं सब्स्टिट्यूशन में पहला स्टेप तुमको दिखा के आई हूं। फिर उसके बाद मैंने क्या बोल दिया था, चेन है जी, एक 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 करके सारे H सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। अब समझ में आई चेन क्यों है, रेडिकल को मारने के लिए कोई मिला ही नहीं है अभी तक, रेडिकल ही लिए जा रहा है सारे बॉन्ड्स को। जब तक हाइड्रोजन बचेगा रेडिकल उस पर लगा रहेगा। तो जो लोग लॉस्ट हो रहे हैं इधर उधर, उनको अगर लगता है कि सुनने से वो लॉस्ट होते हैं, तो बेटर है वो लिख लें। जो लोग यहीं रह सकते हैं वो ही सुने, राइट। तो जो लोग इधर उधर जमीन आसमान ताक रहे हैं, लाइट ताक रहे हैं, कॉपी अपने पैर ताक रहे हैं, वो नोट कर लें साथ साथ, बिकॉज आई नीड यू पीपल हियर। और हर एक का अपना एक अलग मैकेनिज्म होता है कि मैं क्लास में कैसे रहूं, सो आई शुड नॉट बी डिक्टेटिंग इट। तो जिसको लगता है कि मैं लॉस्ट हो जाती हूँ या हो जाता हूँ, वो नोट ही करे साथ, वो तो बेटर ही रहेगा उससे। तो जब बच्चों मेरे पास क्लोरोमीथेन बना, यहाँ बात रुकी नहीं। अब तो कितने तो रेडिकल, देखो तो सही कितने रेडिकल बने जा रहे हैं। सिर्फ इधर मत देखिए Cl फ्री रेडिकल, अभी तो इनिशिएशन भी चालू है। ये कौन सा रुका है, हीट लाइट आए जा रही है, क्लोरीन तो इतना सारा सप्लाई हुआ है, यहां से भी रेडिकल बन रहा है, यहां से भी Cl फ्री रेडिकल बन रहा है। कहां बच सकता है ये रेडिकल, इस रेडिकल के सामने अब कौन सी चीज आई बच्चों, बनते ही इसको तो अपना ही साथी दिख गया। एक साथ बने, एक साथ किसी रिएक्शन से निकले हैं, दूर हो उससे पहले दोनों को ही पता चल गया यार ये तो रेडिकल है, ये पूरा प्रॉपर क्लोरोमीथेन है, इसी के एच को पकड़ लेता हूं। तो इसने क्या किया, इसी के एच को फिर डिमांड किया, आई नीड एक इलेक्ट्रॉन। तो उसकी वजह से फिर ये बॉन्ड होमोलिटिकली फिशन हुआ, फिर ये बॉन्ड होमोलिटिकली फिशन हुआ, तो फिर HCl बाय प्रोडक्ट बना। उसकी वजह से अभी क्या हुआ, फिर एक और फ्री रेडिकल। अब इस एक और फ्री रेडिकल को क्या चाहिए, उसे तो और क्लोरीन चाहिए, मिल गया अगर उसको और क्लोरीन, ये पकड़ लेगा इससे, चेक क्या बना, डाई क्लोरोमीथेन। ऐसे करते 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 एंड क्या आ जाएगा मेरे पास, टेट्रा क्लोरोमीथेन। टेट्रा क्लोरोमीथेन, अब डाइक्लोरोमीथेन भी बना, मोनोक्लोरोमीथेन भी बना, टेट्राक्लोरोमीथेन भी बना। तो मैं आपसे पहला सवाल ये पूछूंगी, ये चेन रिएक्शन है, हाँ जी, इसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, यस, तब तक बनते हैं जब तक एक भी एच बचा हुआ है। अगले साल आपसे पूछा जाएगा क्या इस मेथड से एल्काइल हैलाइड बनाना सजेस्ट करोगे, कभी नहीं सजेस्ट करूंगी। क्यों,
आपका मिथाइल हैलाइड भी बन रहा है, मतलब क्लोरोमीथेन भी बन रहा है, डाइक्लोरोमीथेन बन रहा है, ट्राइक्लोरोमीथेन जिसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं वो बन रहा है, टेट्राक्लोरोमीथेन बन रहा है। मैं इन चार को अलग करने में इसकी कीमत सोने जितनी पहुंचा दूंगी, मेरे को क्या फायदा? सो आई विल नेवर सजेस्ट। और मैं क्या, आपकी बुक, आपने देखा होगा लास्ट क्लास में आपको एक टेस्ट में मैंने आपको एक सैंपल दिखाया था, इनमें से कौन सी मेथड से ये नहीं बन सकता, कुछ ऐसा था। यही सबसे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक के यही है। चार मेथड दे दी, इनमें से किससे आप एल्काइलाइड नहीं बनाओगे? वुड से दौड़ के बनाऊंगी, वुड से मैं दौड़ के बनाऊंगी अगर मेरी चॉइस का होगा। इससे अल्काइलाइड बनाना, the worst possible method to prepare alkylite next year will be this year it is alkane का substitution free radical कैसे होता है। अब जरा इसको लिखिए, मैंने अभी मैकेनिज्म कंप्लीट नहीं किया इसलिए आई विल नॉट टेक एनी क्वेश्चन जब तक मैं इसका टर्मिनेशन ना पढ़ा लूं। मेरे को आपसे ये ऑब्जर्वेशन चाहिए, प्रोपोगेशन में हो क्या रहा है, लिखते लिखते, और फिर मैं पूछूंगी इसके क्वेश्चन में, तब एंटरटेन करूंगी जब मेरा मैकेनिज्म पूरा हो जाए। अभी स्लाइड पूरी हुई है, मैकेनिज्म नहीं। और ये जो मैंने डॉट डॉट लगाए हैं ना, इस उम्मीद से लगाएं कि इसके बाद के स्टेप्स जरूरत पड़ने पे तुम खुद लिख सकते हो, रिपीट होगा। अगर ये ध्यान दीजिए आप, आपका प्रोपोगेशन में ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। कोई ध्यान से देखे 1 और 3 को तो कुछ कॉमन है, दोनों में HCl है और दोनों में रेडिकल है जिसका एक H रिप्लेस हो गया, तो बीच के गैप को आप भर सकते हो, जो मैंने सो ऑन किया। डिपेंड्स अपॉन आपसे पूछा क्या है, राइट? जैसे कि मैंने आपसे पूछ लिया इस वाले रिएक्शन में नंबर ऑफ रेडिकल्स कितने, टाइप्स नॉट नंबर, टाइप्स ऑफ रेडिकल कितने, तो आपको स्टेप सोचने पड़ेंगे इसके बाद के कि कार्बन फ्री रेडिकल कितने तरह के बनेंगे। तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा, एक ये वाला, एक ये वाला। एवरी ऑल्टरनेट स्टेप इज सिमिलर, आइडेंटिकल नहीं, ऑफ कोर्स सिमिलर। तो ये एक झटके में नहीं आती चीज, जब आप पढ़ते हैं, डीपीपी करते हैं, इसके आगे की आप घर पे कोशिश करेंगे तब आएगी ये चीज। लेकिन ऑब्जर्व करिए इसको, प्रोपगेशन, और ये हर वक्त पैरेलल चल रहा है। मुझे पता है अभी कुछ सवाल आएंगे, आई विश आए, अगर नहीं आएंगे तो मैं सवाल पूछूंगी, बट पहले अभी ध्यान सिर्फ जो हो रहा है उस पर निकालना। क्योंकि चलिए, प्रोपगेशन हर वक्त, ये मैंने तो 3-4 ही स्टेप्स लिखे, आपको पता है और होंगे जो डॉट 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 मैंने लिख दिया है। तो ये 6-7 स्टेप हर वक्त पैरेलल चल रहे हैं। बच्चों की क्या सोच होती है, पहले ये बना होगा पूरा, फिर ये बना होगा पूरा, फिर ये नहीं। रेडिकल इतना स्टेबल नहीं है कि वो वेट करे बेटा पहले सारे आ लें फिर इकट्ठे चलेंगे हम, नो, ऐसा नहीं होता। एक भी रेडिकल बना वो अगली साइड शुरू कर देगा, यानी कि टेस्ट ट्यूब के अंदर ये सारे रिएक्शन पैरेलल चल रहे हैं। तो गलती से मत सोचना पहले 1 करोड़ मिथाइल फ्री रेडिकल इकट्ठे होंगे एक जगह, उसके बाद फिर वो दूसरे Cl पे अटैक करेंगे। एक भी बना, रिएक्शन चालू हो जाएगा। सो आई एक्सपेक्ट कि अभी प्रोपगेशन सबकी कॉपी में आ गया, एंड सो ऑन के बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड आ गया, मींस एक एक H जो है वो सारे सब्स्टिट्यूट होंगे, किसी H पे कोई रहम नहीं है। चेन रिएक्शन का मतलब ये है, इट विल गो लाइक दिस ओनली। ठीक है, अब इसके बाद फिर एक और चीज चल रही होती है साथ साथ, जो मैं भी लाई नहीं, नंबर 3। जैसे 1 और 2 मैंने लिखवाए, नंबर 3, और नंबर 3 क्या है इसके अंदर, वो है टर्मिनेशन। कि आप सोच के तो देखो, एक साथ टेस्ट ट्यूब में 7-8 तरह के रेडिकल्स घूम रहे हैं, क्या वो नहीं आपस में कभी टकराएंगे? हमेशा उनको कोई न्यूट्रल स्पीशीज ही मिलेगी? हाउ इज दिस पॉसिबल? जरा सी टेस्ट ट्यूब में, जरा से बीकर में ऐसा हो रहा है? नहीं भाई, टकराएंगे। तो जब ये आपस में सारे मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते करते आपस में भी तो 2 रेडिकल्स टकरा सकते हैं। यस, टर्मिनेट हो गए, रेडिकल टर्मिनेट हो जाएंगे अगर सामने रेडिकल आ गया। ये Cl2 बात अलग है कि वो फिर वापस H से होमोलिटिक फिशन कर लेगा, ये तो काम चलता रहेगा। लेकिन ये भी साथ साथ टेस्ट ट्यूब में काम चल रहा है। क्या ये 2 फ्री रेडिकल नहीं आपस में मिल सकते थे? मिथाइल फ्री रेडिकल आपने अपनी कॉपी में बनाया है प्रोपगेशन में, अगर आप देखें तो मिथाइल फ्री रेडिकल भी तो दोनों एक साथ आ सकते हैं। यस, ये मैकेनिज्म प्रपोज करते वक्त क्यों ये स्टेप लाना पड़ा किसी को? जब उन्होंने प्रोडक्ट छान के अलग किए तो पता चला थोड़ा सा इथेन भी बन रहा है, दिमाग घूम गया, इथेन क्यों बन रहा है? मीथेन के Cl2 के रिएक्शन में इथेन बन रहा है, ये कोई वुड्स थोड़े हो रहा है।
तो ये देखा गया हो ना हो वो मिथाइल फ्री रेडिकल्स भी आपस में टकरा के क्या बना लेंगे, इथेन। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है ये। पहले क्वेश्चन को छोड़ दूं मैं तो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई इथेन इज फॉर्म्ड इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ मीथेन बाय हेलोजन। मीथेन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब हेलोजन एच न्यू से कर रहे हैं, इथेन क्यों बनता है? अगर एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दिया, आप बताओ अब इसका आंसर क्या लिख के आओगे? आप लिख के आएंगे एज suggested its mechanism is free radical mechanism which consists of 3 steps. First is initiation, second is propagation, third is termination. अगर एक ही नंबर का क्वेश्चन है तो आप सीधा टर्मिनेशन पे आओगे। टर्मिनेशन स्टेप इन्वॉल्व्स combination of various possible radicals in which these two radicals come across, join together and form ethane. और अगर यही क्वेश्चन 3 नंबर का है तो फिर आपको पूरे स्टेप्स देने पड़ेंगे। इससे ऊपर यहां आपसे जेई नीट में भी मैकेनिस्टिक क्वेश्चन कोई पूछा ही नहीं जा सकता। इसीलिए बहुत अच्छी एनसीईआरटी इसमें। अगर कोई बच्चा इसमें ये जवाब दे सकता है इसमें इथेन कैसे बना, उसको हम पलट के कोई और क्वेश्चन पूछते जमेंगे नहीं, क्योंकि पता है उड़ा देगा वो क्वेश्चंस को। So this is how the mechanism is there. टर्मिनेशन नोट करिए, नीचे जो लिखा है नोट करिए, फिर मैं वेट कर रही हूं कोई सवाल का, आप पूछो या मैं पूछूं। नोट करिए, नोट करते हुए 2-3 सवाल चमकेंगे शायद। मैंने गुंजाइश छोड़ी नहीं है किसी क्यूरियोसिटी की, बट फिर भी बच्चे हैं, क्यूरियोसिटी आएगी एंड आई लव टू आंसर। ये था रिएक्शन, सॉरी बच्चों, राइट। मैं पूरा प्रोडक्ट भी बना देती हूं आपके लिए, CH3I। बाकी लोग नोट करते रहे या चाहे आप सुन सकते हैं, ये एक वृंदा का जो डाउट है। मैंने आपको बताया आयोडिनेशन रिवर्सिबल है, आप बनाओगे HI वापस लौटेगा और फिर से वापस कर देगा, भाई मेरे को नहीं चाहिए। अब व्हाट रेमेडी आई सजेस्टेड कि मैं इस टेस्ट ट्यूब में HNO3 पहले से ही डाल देती हूँ। अब वृंदा का क्वेश्चन क्या है, विच इज अ वेरी गुड क्यूरियोसिटी, वेरी गुड क्वेश्चन, कि I2 सीधे HNO3 के साथ क्यों नहीं रिएक्ट कर जाता, राइट? वो H के साथ रिएक्ट करता ही क्यों है? अब आयोडीन यहां पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? 0। यहां पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? -1। बिल्कुल सही, मैं तो देख रही थी कि इस पे अटकते हैं बच्चे के नहीं। आयोडीन का क्या हुआ बच्चों? HNO3 किसी को रिड्यूस नहीं कर सकता। HNO3 इज ऑक्सीडाइजिंग एसिड, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। आपका सवाल बिल्कुल सही था, लेकिन उससे मुझे ये समझ आ गया कि मेरे को पहले मैकेनिज्म बताना है, मैं उस वक्त नहीं बताऊंगी। अब मैकेनिस्टिक अप्रोच से चले, मान लो रिडॉक्स चैप्टर मेरे को नहीं ध्यान, मैं ये नहीं सोच पा रही, मैकेनिज्म से अगर मैं चलूं तो मैकेनिज्म से मुझे पता चलता है आई का क्या बना था, रेडिकल। रेडिकल सिर्फ एक कोवेलेंट बॉन्ड का होमोलिटिक फिशन ही कर सकता है। HNO3 में उसको बॉन्ड फिशन का टारगेट ही नहीं मिला, राइट। बट अ वेरी वेल सेट क्वेश्चन, क्योंकि आपको जैसे हम पढ़ाते हैं आपकी इमेजिनेशन यही होती है, भाई टेस्ट ट्यूब में पहले ही HNO3 है, वो HI को रिएक्ट करवा रहा है, वो पहले I2 को ही रिएक्ट करके रिएक्शन क्यों नहीं ब्लॉक कर देता? तो गुड एक्सप्लेनेशन इज व्हाट इज रिटन हियर, कि जब I2 रिएक्ट कर रहा है तो वो रिड्यूस हो रहा है, राइट। HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट I2 के साथ क्यों रिएक्ट करेगा? वो तो उसका अगर आप बनाओगे भी ना E0 सेल तो वो नेगेटिव आ जाएगा, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि आपस में भिड़ेंगे इन्हें दोनों। सो आई होप ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर किसी और को भी कोई क्यूरियोसिटी हो, कितनी भी स्टूपिड हो, क्योंकि ये बहुत ही बचकाना सवाल था ये, लेकिन ये कितना अच्छा सवाल था ये। हम मेरे तो दिमाग में ये बहुत रहता था जब मैं 11th-12th में पढ़ती थी, मैं ऐसे ही सोचती थी टेस्ट में ये डाला, टेस्ट में ये डाला, तो फिर ये क्यों नहीं हुआ? तो ये कहने को सुनने को लगता है बचकाना सवाल, लेकिन इसका जवाब देते वक्त पता चलता है आपकी नॉलेज कितनी बढ़ती है, आपको एक्चुअल चीजों के बारे में कितना पता चलता है। सो प्लीज डेयर टू आस्क स्टूपिड क्वेश्चंस बिकॉज दे आर एक्चुअली नॉट स्टूपिड। एनी अदर थिंग जो आपको यहाँ तंग कर रही हुई, क्या कर दिया आपने? चलो मेरा सवाल है फिर, या तो आप पूछो या मैं पूछूंगी, क्योंकि मेरा तो भुगती हुई हूँ, बहुत सवाल पूछे गए हैं। अब मेरे को इससे बनाना है मिथाइल क्लोराइड, और आपको पता चल गया अकेला मिथाइल क्लोराइड तो बनता नहीं है, इसमें बारात है प्रोडक्ट्स की।
क्या मेरे को सजेस्ट करोगे? ये आई होप ये नीचे की चीजें लिख ली हैं। मैं ये नहीं अब वापस बात करना चाह रही कि टर्शरी रेडिकल, इसके मैं अभी प्रैक्टिस लूंगी, अभी प्रोडक्ट्स बनवाऊंगी, लेकिन मैकेनिस्टिक अप्रोच में मेरे सवाल हैं अभी आपसे। क्या करूं कि मेरे को इस रिएक्शन में 70% तो ये मिल जाए, ये बनाने चलूं, 30% का नुकसान मैं झेल लूंगी। क्या करूं एटलीस्ट 70% क्लोरोमीथेन मिल जाए मेरे को। चेन रिएक्शन तो होना है, इसको तुम रोक नहीं सकते। तुम सिर्फ एक काम कर सकते हो, जो तुम्हें चाहिए उसकी परसेंटेज थोड़ी बढ़ जाए। एनी सजेशन? गीतांजलि, भव्या, योशिता, ये साइड, ये साइड, ये साइड, एनी सजेशन? केशव, क्या करो, तुम्हें कहा जाए बेटा, करो या मरो। कुछ भी सजेशन दो, देखते हैं वो एप्लीकेबल है कि नहीं। क्लोरीन की क्वांटिटी तुमने बढ़ा दी तो ये इतना ज्यादा बन जाएगा कि ये फिर अटैक करेगा। मेरे को तो इसको छुपाना है ना, इसको बचाना है। क्लोरीन की क्वांटिटी, ना 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 ना, लाइट ने फ्री रेडिकल बनाया हाइड्रोजन गैस पे, उसका चिंदी असर नहीं पड़ेगा। ये इतनी बढ़िया, हाँ जी। ओ भाई, एक और रिएक्शन करा दूं मैं, वो वैसे ही मतलब, देखो, जब एच न्यू तुमने दे दिया ना, रेडिएशन तुमने दे दी, अब कोई मदद नहीं कर सकता। आप ये नहीं कर सकते इस रिएक्शन में पिछले वाला रिएक्शन डाल दो, मतलब ये खिचड़ी थोड़ी बनानी है मैंने, है ना। मैं तो कह रही हूँ मेरी समस्या कम करो, तुम तो बढ़ा रहे हो। उसके अंदर एक और प्रोडक्ट निकल जाएगा जी। ये रिवर्सिबल नहीं है, सिर्फ आयोडीनेशन रिवर्सिबल था, यहाँ इक्विलिब्रियम नहीं है। मैं कह रही हूँ मेरे को इस पे रोकना है। गुड रिस्पॉन्स, आई अप्रिशिएट दिस रिस्पॉन्स। क्योंकि इससे जो ध्रुव ने पूछा, आपको पता तो चल गया यार, रिवर्सिबल सिर्फ आयोडीनेशन था। प्लीज इन गलतियों से पता चलेगा। वाई आई एम टेकिंग संडे, मुझे थोड़ी सी गलतियां कराने के लिए टाइम चाहिए। ऑर्गेनिक बिना गलती के तो नहीं आएगी, घुटने तो छिलवाने पड़ेंगे। और कुछ सजेशन? क्लोरीन का, क्यों क्लोरीन का फ्री रेडिकल कम ना कर दूं? तो कम कैसे करूं? जब तुमने बोला इसकी क्वांटिटी ज्यादा कर दो, वो तो इधर उधर से लोगों ने मेरे को काट दी, मैं तो आंसर ही बोल रही थी। कम कर दो, क्लोरीन जरूरत से बहुत कम दो। 1/5, 1:5 रेशो में दे दो। 5 हो आपका, मतलब 1 इज क्लोरीन और 5 इज मीथेन। 5 5 मीथेन के बदले एक ही क्लोरीन हो। वो जब तक वो इधर आएगा तब तक, मतलब आप खुद ही देख लीजिए, क्लोरीन बचना नहीं चाहिए ज्यादा। यहां आप देखिए, क्लोरीन इधर तक तो आने ही मत दो। अगर आप क्लोरीन की क्वांटिटी को कंट्रोल कर गए, डोंट गिव एक्सेस। आपको मैंने उस वक्त भी कहा था, मैं हिंट डाल रही हूँ अपने क्वेश्चंस का, कि अगर मैंने एक्सेस क्लोरीन दिए तो चलता रहेगा, चलता रहेगा। मैंने एक्सेस वर्ड इंटेंशनली बोला था कि शायद कोई एक्सेस वर्ड पकड़ ले। मैं क्लोरीन की क्वांटिटी को कंट्रोल मार देती हूँ, बहुत कम देती हूँ। जब मैं बहुत कम दूंगी, इसके बाद ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि टर्मिनेट हो जाएंगे ये रेडिकल्स, कुछ टर्मिनेट भी होंगे। और मैंने कहा 20-30% तो नुकसान होना है भाई, 70% इज बिग। आपका शरीर जो आप खा रहे हो, उसकी जो एनर्जी बन रही है 65% है, वो चल रही है जिंदगी। तो 65% एफिशिएंसी किसी रिएक्शन की है, हम तो फैक्ट्री डाल लेंगे उस पर। तो 65% भी कोई चीज बन रही है, गुड टू गो। उतना वेस्टेज है कि आपने क्लोरीन इतना कम दिया कि वो इस स्टेप के बाद आगे जाने के लिए ज्यादा बचा ही नहीं। सो किसी एक की एक्सेस करके दूसरे की कमी कर दिया। लिमिटिंग रिएजेंट किसको बनाया मैंने? लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे कौन जल्दी खत्म हो गया? क्लोरीन को जल्दी एग्जॉस्ट करो। गॉट इट? तो ये ऐसे और सवाल, आई वेट, और भी आ सकते हैं। तो ये स्लाइड आ गई सबके पास। अब ये जो मैंने लास्ट की बुलेट लिखी ना, जिसका मैं कुछ बात नहीं करी, अब मेरा इसके बारे में बात करना है। और जैसे ये हो गया, मेरे लिए ये टॉपिक खत्म हो गया। सो ईज ऑफ रिएक्टिविटी, एल्काइल फ्री रेडिकल जो बनता है, उसमें कौन सा रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है? टर्शरी। इस बात का मतलब क्या है? जो स्टेटमेंट आपने लिखवा दी, इसका मतलब अब हम समझने की शुरुआत करते हैं। ये है वो क्वेश्चन जिससे आपका चेक होगा कि आपको आया कि नहीं आया। राइट? अब मैंने तुमको एक, आपको अगर आपने एल्कीन दे दिया, राइट, आपने तो एल्कीन दे दिया, तो जब आप इसका प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने की स्टेज में आएंगे, अभी तो सुनने की स्टेज में है, आपको पहले क्या देखना होता है? बच्चा पहले क्या देखता है? एल्कीन पे Cl2 है, ये पाई बॉन्ड तोड़ दो। ये 10th क्लास में भी ब्रोमिनेशन, ब्राउन कलर डीकलराइजेस, टेस्ट फॉर एनसेचुरेशन करा के भेज दिया था। बिल्कुल नहीं। आपने अगर सबसे पहले ये दोनों चीजें देखी, यही टारगेट है गलती कराने का। नहीं देखना, सबसे पहले क्या देखना है? कंडीशन क्या दी है। कंडीशन विल डिसाइड एडिशन होगा कि सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन की कंडीशन मैंने क्या बताई? लाइट।
राइट। आपको पौधा उगाना है, आप खाद पानी बाद में देखते हो, पहले धूप देखते हो। कंडीशन, आप अच्छे से अच्छी खाद डाल लीजिए, पानी में डुबो दीजिए उसको, वो नहीं बनेगा तब तक जब तक आप उसको कंडीशन नहीं देते। तो जिस दिन आपको आदत हो गई एरो के ऊपर क्या लिखा है, उस दिन आप प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। इट विल टेक अनदर ईयर। ये अगले 5 चैप्टर्स यही कराएंगे आपको ऑर्गेनिक की आदत डालना। अभी तो एक ही चैप्टर 11th में तो थोड़ी बहुत डलेगी। अब मैंने आपको जब HNU और Cl2 दिया, इन दोनों का एक ही मोटिव है, एक साथ दोनों हैं, तो एक ही चीज बनाएंगे और कुछ पॉसिबल नहीं है। तुम्हारे दिमाग में आ भी रहा हो तो उसको बंद कर देना। HNU का काम है होमोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन बाकी किसी का क्यों नहीं हुआ? इधर का हो जाता है होमोलिटिक, पाई बॉन्ड तो वैसे ही अपने आप को पेश किए हुए। एक और कंडीशन जो हिडन कंडीशंस मानते हैं हम, जो इन इन क्वेश्चंस में अचानक निकल के आती हैं हमारे पास, ये जो सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केन था। अगर आप हेडिंग पे जाओ, आज हेडिंग क्या चल रही है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केन। ये जो रेडिकल बनता है ना बच्चों, चाहे Cl फ्री रेडिकल बने, चाहे आयोडीन का रेडिकल बने, चाहे ब्रोमीन का बने, ये रेडिकल सिर्फ उसी कार्बन को अटैक करता है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, या सारे जिसमें सिग्मा बॉन्ड्स हो, नो पाई बॉन्ड्स। ये सिर्फ उसी कार्बन को अटैक करेगा जिसके सब सिग्मा बॉन्ड है। इस लोकेशन को कोई कुछ मुझे सजेस्ट कर सकता है? इन दोनों कार्बन को मैंने टॉटोमेरिज्म में बहुत बात की है इसकी। व्हाट टाइप ऑफ कार्बन आर दीज? विनाइलिक। वंडरफुल। ये क्वेश्चन, अब ये वर्ड कभी भी कहीं भी मिल जाएगा, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगी? क्योंकि अगला सवाल ये आता, ये वाले एच क्यों नहीं भाई? जब आपने एच सब्स्टिट्यूट ही करने हैं तो यहां पर क्यों नहीं? विनाइलिक हाइड्रोजन को ये टच भी नहीं करता, ये सिर्फ उस कार्बन के पास जाता है जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज। ये है वो इंपॉर्टेंट बुलेट्स जो मैकेनिज्म के इमीडिएट बाद आनी चाहिए कि क्या मैंने इन चीजों को ध्यान दिया। तो ये सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे जाएगा, उसके C और H बॉन्ड को होमोलिटिकली क्लीव करके एक H लेके निकल आएगा। तो अब क्या मेरे सामने जो बैठे हैं सब देख पा रहे हैं ये कौन सा रेडिकल बना? कौन से कार्बन को इसने अटैक किया? इकलौता स्कोप दिया था मैंने, इसी कार्बन को अटैक करेंगे, बाकी तो सारे sp2 हाइब्रिडाइज हैं। जब इस कार्बन को अटैक किया तो यहां पर क्या बचा रह गया पीछे? ये Cl गया, Cl फ्री रेडिकल, इसके H फ्री रेडिकल को निकाल के अपना तो HCl बना गया। अब हम बाय प्रोडक्ट लिखना बंद कर देते हैं धीरे धीरे। मैकेनिज्म समझ लिया? पता है HCl मेरे इस ब्रांच में काम का ही नहीं है, बाहर निकाल दिया उसको। ये रेडिकल बना कुछ सेकंड्स के लिए शायद। क्या ये रेडिकल बनने लायक भी है? बहुत बढ़िया बनने लायक है भाई, इसमें रेजोनेंस हो जाएगा। एलाइलिक फ्री रेडिकल आपको रेजोनेंस से मैंने स्टेबलाइज करा के दिखाया है। तो इसके नीचे अभी मत लिखना, मेरे साथ सुनना। इसके नीचे मैं अपने कॉपी में नोट्स में लिखना चाहूंगी, ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये 1 सेकंड नहीं, शायद ये 10 सेकंड रुक जाए। बिकॉज रेजोनेंस इसके इस डॉट को बढ़िया डीलोकलाइज किए हुए है, तो ये उस दर्द को झेल लेगा, तो ये बनेगा। और शायद 1 सेकंड नहीं, शायद 5 सेकंड के लिए बने, बढ़िया बनेगा। और फिर आपको अगला स्टेप क्या बताया है? सामने कौन आ जाएगा? एक और Cl2, एक और Cl2, उसका होमोलिटिक फिशन होगा, और होमोलिटिक फिशन होते ही उसके साथ प्रोडक्ट आ जाएगा यहां पर CH2 CH CH2 Cl। दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू व्हेन आई स्टार्टेड GOC। जब तक आपको इंटरमीडिएट बनाना नहीं आएगा तब तक आप इसका मेजर प्रोडक्ट नहीं दे पाओगे, करेक्ट प्रोडक्ट नहीं दे पाओगे। तो अगर मैं ये जानती हूं कि मैकेनिज्म क्या है तो मैं सही आंसर पे पहुंचती हूँ। अभी मैं आपको कंपैरिजन भी दूंगी, मैं एडवांटेज उठा रही हूँ कि ज्यादातर लोग यहाँ देख रहे हैं तो मैं पहले नॉलेज दे दूं। मैं आपसे एक एडवांटेज और ले रही हूँ। ये देखिएगा नीचे, ये क्या है? इसका कोई नाम वाम कुछ अता पता कुछ बता सकेंगे? दक्ष, ध्रुव, अविनाश, चेतन, समीर? टॉलुइन। व्हाट हैपेंस अगर मैं टॉलुइन को Cl2HNU दूं? तो जैसे मैंने Cl2HNU दिया, आप क्या बोलोगे? ये पक्का फ्री रेडिकल बनाना है, सब्स्टिट्यूशन करना है एक हाइड्रोजन का, और वही हाइड्रोजन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे लगा है, बस। आप इन सारे कार्बन को देखोगे भी नहीं, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। छुएगा भी नहीं Cl2 इनको जाके, तो एक ही है sp3 वाला। तो जैसे ही आपने sp3 वाला देखा, आप उसके एक H की जगह निकाल दोगे उस H को। ये कौन सा रेडिकल बना?
बेंजाइलिक, फिनाइलिक नहीं। मेरा सवाल आता है, एक टेस्ट ट्यूब में ये चला रखा है, एक में ये, कौन सा फास्ट होगा? तो बिल्कुल सही, ज्यादा स्टेबल है, जल्दी बनेगा। इस बॉन्ड को टूटने से पहले अपने आप को सवाल तो करता होगा CH3 और बॉन्ड तोड़ रहा हूं, मेरा ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा, बट होने दो, आगे उसको बांटने मेरे 6 भाई बहन और आ जाएंगे। तो आई विल हैंडल दैट पेन, आई विल हैंडल बट लिटिल लेस। ज्यादा रेजोनेंस तो ज्यादा पॉसिबिलिटी, फास्ट, और जो प्रोडक्ट है उसकी ईल्ड बेटर, क्योंकि ये बनने के लिए ईज आ गई, तो ईज ऑफ रिएक्टिविटी इज नेक्स्ट टारगेट। अब आगे जब क्वेश्चन की तरफ मैं जा रही हूं, इस रिएक्शन में इन सारे एल्केन्स में से कौन सा सबसे जल्दी सब्स्टिट्यूशन की तरफ भागेगा, तब कहना मत ये कहां एल्केन है मैम, इतने बच्चे तो तुम हो नहीं, मैं एल्केन बोल के एल्केन दूं। तुम्हें उसका एल्केन का हिस्सा चुनना होगा। एल्केन का हिस्सा माने वो हिस्सा जो चारों सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए है, राइट? तो ये जरा नोट करें, फिर एक आधी प्रैक्टिस है, उसके बाद असली तो यही था, प्रॉपर्टीज में असली रिएक्शन यही है। फिर तो बस मैंने नोट कराने और कहना है भाई याद करो इसको। इसको जरूर लिखिए जो यहां मैंने बताना चाहा है। आज के टेस्ट में मेजरली क्वेश्चन इसी रिएक्शन पे हैं, औरों पे भी हैं बट इस पे अच्छे हैं। तो विनाइलिक कार्बन वाले हाइड्रोजन को फ्री रेडिकल छुएगा भी नहीं, देखना भी नहीं है। दिस इज व्हाट व्हेन वी से ऑर्गेनिक में अगर कुछ बोला है करना है तो वो ही करना है। नीचे की एक लाइन लिखी है ना, ये सिर्फ लिख लेना, ये 12th का हिस्सा है, बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ नोट्स, ये दोनों रिएजेंट भी वही काम करते हैं जो HNU ने काम किया, बट क्या वो भी बताऊंगी। अगर ऊपर का लिख लिया हो तो कैन आई राइट जो नीचे लिखा है? ये तीनों के तीनों रिएजेंट्स लिखिए, इसको एक्सप्लोर बाद में किया जाएगा क्लास 12th में। ये तीनों के तीनों आर selectively doing one thing if there is double bond, right? Allylic substitution, इसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे, जस्ट नोट्स में एक लाइन लिखवा रही हूं, इसको एक्सप्लोर बाद में करेंगे। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक का मतलब क्या है? हमारा अगर पूछने का तरीका कल को इनडायरेक्ट हुआ, जो कि अक्सर होता है, तो आपको पता होना चाहिए इन 3 कार्बन में से अभी हम क्या कर देते हैं क्लास 11 1 2 3 लेबलिंग कर देते हैं, कौन से कार्बन पे Cl लगेगा, जाके सब्स्टिट्यूशन होगा। तो अभी मैं 1 2 3 दूंगी तो आप फटाक से बता दोगे नंबर 3 पे। नंबर 3 लोकेशन को अभी अभी मैंने आपको रियलाइज करवाया या पहले भी करा चुके हैं। मैं 1 2 3 देने के बजाय अगर कहूं एलाइलिक पोजीशन पे होगा तो मेरे को 1 2 3 देना नहीं पड़ेगा। एलाइलिक पोजीशन कौन सी होती है? ये कॉमन नेम में किया था बट भूल गए होंगे। C डबल बॉन्ड C के पड़ोस वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहते हैं, विनाइल के पड़ोसी को एलाइल कहते हैं। तो एलाइलिक पोजीशन पे अगर आपको H हटा के सिर्फ Cl लगाना है तो क्या दिक्कत है, आप Cl2 के साथ हीट दे दो, यही कर रहे हैं। एक और रिएजेंट है जिसका 12th में आगमन होगा, SO2Cl2 सल्फ्यूराइल क्लोराइड कहते हैं, बट इसको एक्सप्लोर हम 12th में करेंगे। NBS भी 12th में एक्सप्लोर होगा, एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड, इससे ब्रोमीन लगता है। बट ये क्यों बताया मैंने, कल को किसी क्वेश्चन में एक ऑप्शन ऐसी मिल सकती है, बस उसके लिए कि कहीं आप सोचो NBS कराया नहीं है, 12th का मर्ज हो रहा है। तो ये तीनों के तीनों एक ही काम करते हैं, एलाइलिक पोजीशन को अटैक करते हैं, उसके H की जगह सब्स्टिट्यूट किसको कर देते हैं, रिस्पेक्टिव हेलोजन को जो आपने लिया है। NBS में होता ही ब्रोमो है तो ब्रोमीन लगता है, इसमें आप जो मर्जी हेलोजन ले लें, इसमें भी आपको SO2Cl2 में दिख रहा होगा कौन सा हेलोजन जाएगा, Cl जाएगा। This line is just for the sake of notes. If in 4 option you someday find an option like this, तो you should be able to know it, ये किस हिस्से में था और इसको एक्सप्लोर कब किया जाएगा। इसका अगर एक ही स्टेप होने देती, मैं इतना कम देती Cl2, और अब वो कैसे लिख के देंगे आपको रिएक्शन में, हम कैसे लिख के देंगे, 1 इक्विवेलेंट। देखिए कम बताया जाता है, एक्सेस बताया नहीं जाता, इट्स अ क्लियर कट, जिसे कहते हैं ओपन सीक्रेट है, ये सबको पता भी है, बताते भी नहीं है। Cl2 एक्सिस है कि नहीं,
आप नहीं पूछ सकते। अगर मैंने दे दिया 1 इक्विवेलेंट ऑफ Cl2, एक स्टेप लायक दिया है, एक ही स्टेप लायक दिया है बस। तो अगर मैंने 1 इक्विवेलेंट नहीं दिया तो चेन, 1 इक्विवेलेंट दिया तो एक स्टेप लायक। आई नीड आंसर। आपको पहले क्या सोचना है, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? Cl फ्री रेडिकल। Cl फ्री रेडिकल किसको अटैक करने जाएगा? तीनों ही sp। मेरे को ये प्रोसेस चाहिए, अप्रोच चाहिए, मेरे टेस्ट में 0 नंबर आ जाएंगे अभी अभी में। बस क्लोरीन क्यों आ रहा है? Cl फ्री रेडिकल जब इसको अटैक करके इसका एक H ले जाएगा। अनंत बहुत सही कह रहे हो, बस एक शब्द करेक्ट कर रही हूं। तो मेरे पास जो शगुन ने बोला सेकेंडरी रेडिकल बन के आएगा। मेरे को क्लोरीन फ्री रेडिकल पता है यहां से बनेगा, इस लायक बन गए हो पिछले 1 घंटे में। वो इस पे अटैक क्यों कर रहा है, बाकियों पे क्यों नहीं कर रहा? मेजरली कर इन पे भी रहेगा 10% 5%, बट मेजरली किस पे अटैक करेगा, इस पे क्यों? उसके लिए आपको दोनों पॉसिबिलिटीज सोचनी पड़ेंगी आपके दिमाग में। अप्रोच तो यही लानी है, आज लाइए या 12th में लाइए, अप्रोच तो यही लानी पड़ेगी आपको, कुछ ही कर लो। मेरे को आज टाइम लगेगा, लगने दो। तो एक रेडिकल ये बन सकता है, कि ये बन सकता है। क्या सजेशन है आपका? विच इज ये आपके अगर अगर स्कूल में क्वेश्चन आया, आपको लिख के बताना पड़ेगा, ये आता है तो आप इसके नीचे क्या लिखेंगे? 6 अल्फा हाइड्रोजन, ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कॉन्जुगेशन से मोर स्टेबलाइज्ड, देयरफॉर secondary radical will be major and primary radical will be माइनर। मेजर वाले से प्रोडक्ट में मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करूंगी। तो मेजर प्रोडक्ट मेरा, आप सबने बहुत सही आंसर दिया, सॉरी मैंने आपको मना किया, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन के आंसर को नहीं देख रही, मैं आगे ऑर्गेनिक के 5 चैप्टर की अप्रोच देख रही हूँ। अगली क्लास में मेरे मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव आएंगे, तब आपको फिर मेरे को यही बार बार बोलना पड़ेगा, अप्रोच लाओ। मैकेनिज्म इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि आंसर मैकेनिज्म से दीजिए। 1-2 क्लासेस में आंखें खुल जाएंगी कि मैकेनिज्म से नहीं दिया तो क्या हाल होता है। राइट, चेक और लिखिए इसको कि वाई दिस इज मेजर। ये वाला प्रोडक्ट बना मेजर और ये वाला प्रोडक्ट बना मेजर माइनर। दोनों आपकी कॉपी में वर्ड आने चाहिए आज से, कि एक मेजर बनता है एक माइनर, कि आप रूल्ड आउट नहीं कर रहे कि दूसरा नहीं बनेगा। बनेगा जी, बढ़िया बनेगा। बानी, संपदा, मैं कार्बन के नंबर कर दूं? नहीं, लोकेशन आती है आप लोगों को, ले क्यों कर दूं? लोकेशन बताओ कौन सी। अंशिका, करो कोशिश। तनुष, और देखा, मैं इसलिए कुछ नहीं बोलना चाह रही थी। यस, तुम इतनी देर से कह रहे हो इस पे होगा, क्यों? डबल बॉन्ड का पड़ोसी है इसीलिए। लेकिन ये क्वेश्चन अभी तो ऐसे कर रहे हो, लेकिन अब देखो इसको सोचना कैसे है। अगर इस तरह से जंप किए 99% गलती में जाओगे, गड्ढे में गिरोगे। अब देखो क्यों। आपको क्या लग रहा है यही पूछेंगे सिर्फ? नहीं, ध्यान से देखिए। सारी एलाइलिक पोजीशन लोकेट करो। आपने फटाक से एक, क्योंकि मैंने चमका के अलग से दिखा दी, और नहीं है एलाइलिक पोजीशन, चेक। 2 और हैं। अब पछतावत क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब मैंने बता दिया। खुद बोलते कोई तो हाथ उठा के कि अगर आप इसको एलाइलिक बोल रहे हो, ये भी तो एलाइलिक है, ये भी तो एलाइलिक है। क्योंकि मेरा तो सवाल ये होगा, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स कैन बी फॉर्म्ड? आर फॉर्म तो सारे ही लूट लेंगे, पता ही है। अब बताओ कौन सी एलाइलिक फॉर्म पे डॉट ज्यादा स्टेबल होगा। यानी आपको याद आ रहा होगा वो जो मेरी रेजोनेंस की क्लास, वो जो जीओसी में रेडिकल स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी की क्लास, मेरे को तीनों इंटरमीडिएट दिमाग में बनाने। अभी दिमाग लायक हम हुए नहीं, अभी पेपर पे बनाने हैं। तीनों रेडिकल्स बनाए बिना अगर जवाब दिया तो बेटा जी गलत तो तय है। एक रेडिकल ये, तीसरा बनाऊं कि नहीं बनाऊं, बस ये सलाह दे दो। एक तो इस जगह से एच बढ़िया निकलेगा। क्यों बढ़िया निकलेगा? एलाइल का पड़ोसी है भाई, रेजोनेंस है। एक इधर से बढ़िया निकलेगा। क्यों निकलेगा? ये भी तो एलाइल का पड़ोसी है, इसमें भी रेजोनेंस होगा। तीसरा बनाऊं या रहने दूं? मैंने गलत बनाया है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, रेड वाला डॉट, कोई बात नहीं, इतना तो कर ही लेंगे हम। मैं क्या पूछ, नहीं मैं मेजर नहीं पूछ रही अभी। और ये ऊपर नीचे तो को समझ ही नहीं आएगा आज। तीसरा रेडिकल बनाऊं कि नहीं बनाऊं? क्यों? सेम ही होगा, आइडेंटिकल होगा। ठीक है, तीसरा रेडिकल, फिर भी कुछ लोगों के चेहरे तो ऐसे हैं, ये क्या हो क्या रहा है?
रुक जाओ, तो तुम्हें अब तक तो पता चल ही गया कि बहुत कुछ हो रहा है, तो रुक जाओ, ठीक है, वन बाय वन। एक एक को अलग से जलील करूंगी ना, ऐसे कैसे? ठीक है, मेरे को भी तो मजा आ रहा है ना। चेक, क्या तीनों में से कोई दो ऐसे हैं सेम ही है यार? अच्छा, चलो अल्फा एच ढूंढते हैं, कैसे स्टेबिलिटी में अल्फा एच ढूंढो। यानी अब तुमको देखना पड़ेगा अल्फा एच किस में ज्यादा, वो वाला मेरा मेजर रेडिकल बनेगा। अभी तो मैं ना इंटरमीडिएट पे ही रहो, प्रोडक्ट जल्दी गेस मत करो, पहले इंटरमीडिएट गेस करो। बताओ जी इन तीनों में से कौन सा मेजर? तीनों में ही रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस नहीं देखनी, क्या देखनी है? हाइपर कॉन्जुगेशन। अब इसके पड़ोस में जीरो, क्योंकि आपने विनाइलिक कार्बन दे दिया, नो हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें मेरे को अभी तो नहीं दिख रही, मेरे को दिख रही है, तुम्हें नहीं दिख रही, तुम्हें अभी मैं दिखा भी नहीं रही, थोड़ा और आगे जाके। सो अभी तुम्हारे लिए चलेगा माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन, या कह लो नहीं है जी। इसमें कितने अल्फा एच, इसमें कितने? तो सेम ही है ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आईयूपीएससी नेम नहीं पूछ रही थी मैं, सेम ही है जब दोनों में से रेजोनेंस भी सेम, अल्फा एच भी सेम। और कैसे सेम देख सकते थे? आज के बाद याद रखना, ये 12th की एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। डबल बॉन्ड की पड़ोसी पोजीशन, यार पोजीशन देखो, ये और ये डिट्टो सेम था, बोथ आर सेकेंडरी एलाइलिक। चेक सुहानी, बोथ आर सेकेंडरी रेडिकल्स। एलाइलिक तो तीनों ही है, तो एलाइलिक शब्द बोलना तो बढ़िया नहीं लगता कंपैरिजन में। जब तीनों के तीनों एलाइलिक थे, तीनों में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन थी, तो मेरे को क्या ढूंढना पड़ेगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। उसमें ये दोनों ही सेकेंडरी आ गए, तो दे आर एक्चुअली एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ इंटरमीडिएट्स दोनों से। अच्छा फिर भी नहीं, हमें नहीं सेम लग रहे, होती है कंफ्यूजन आपको, क्या मुझे भी होती है। तो अब मैं इन तीनों से प्रोडक्ट बनाऊं बच्चों पहले। तो देखिए, अगर ये तीन इंटरमीडिएट बनते, तो मैं तीन प्रोडक्ट क्या बना रही हूं, आई होप आप लोग समझ पाए। चेक, अब बता दो मेरे को, सेकंड और थर्ड सेम है? सॉरी, हाँ सेकंड और थर्ड ही तो पूछ रही हूँ, सेम है? नहीं, आईयूपीएससी नेम डिफरेंट है, प्रोडक्ट डिफरेंट है दोनों, सेम तो नहीं है ना, चेक करो एक बार, आईयूपीएससी नेम बदल जाएगा। तो आई विल बी गेटिंग थ्री प्रोडक्ट्स, लेकिन सवाल यहां क्या है, मेजर कौन सा? सेकंड की फर्स्ट? क्यों? रुको रुको रुको, फर्स्ट क्यों नहीं? फर्स्ट तो इसीलिए नहीं क्योंकि इनका जो इंटरमीडिएट बन रहा था, वो इंटरमीडिएट ही लेस स्टेबल था। तो ये तो किस कैटेगरी में डाल दिया मैंने? माइनर में। दिस इज ऑफ कोर्स माइनर। ये दोनों सेकेंडरी थे, दोनों मेजर की कैटेगरी में आ जाएंगे। इन दोनों में अगर मैं देखूं तो, हाँ, अब इनमें भी कौन सा मेजर? क्लास 12 एल्काइल हैलाइड्स, अभी नहीं कर सकते। लेकिन अभी एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सी एलाइलिक लोकेशंस हैं, आपको कितने प्रोडक्ट्स के चांसेस दिख रहे हैं, वो तो आपके पास आ जाना चाहिए। क्लियर जी? लगा तो सकते हैं, मैं फिर 12th के लिए कुछ तो छोड़ ही दूं। और अच्छा है अगली क्लास तक आप, मुझे पता है इसका लगा लगू के कुछ तो, जिसको कीड़ा है वो तो ले आएगा, एंड आई अप्रिशिएट दैट। ठीक है, इसी पे है अगले 5 चैप्टर्स, और अभी अगली क्लासेस भी, तो मौका मिल जाएगा। मेरे को थोड़ा सा टाइम भी देखना है, और मेरे को थोड़ा सा टेस्ट भी देखना है आज का, इसीलिए कंप्लीट करना है ये छोटा सा चंक। राइट, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की एक कैटेगरी खत्म हुई, फ्री रेडिकल। ये पिछली क्लास में भी किसी में हमने, मेरे को एकदम से याद आया, रेडिकल बनाया था, चेक करना किसमें? कोल्ब्स में। क्या था कोल्ब्स? हाँ हाँ, मतलब मेरा, मैंने ना उसके नाम नहीं पूछा है पूरा, कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या था? डी कार्बोक्सिलेशन। किससे करते थे? कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट को हमने एक्वस कंडीशन में डाला, इलेक्ट्रोलिसिस किया, और उसमें पहले एक एनायन बनता था कार्बोक्साइलेट, फिर CO2 गैस निकलती थी, गुड लिविंग ग्रुप, और उसके बाद क्या बचता था? देख के बता दो, कोई बात नहीं, मेरे को तो याद है यार, तुम लोग देख के बताओ। कौन सा रेडिकल? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बनता था कि नहीं? मुझे याद आ रहा है, कहीं मैं गलत ना हो गई हूं इसलिए पूछ रही हूँ, चलो बनता था। और कहीं रेडिकल देखा?
और कहीं देखा था लास्ट क्लास में? चेक करो अपने नोट्स। मेरे ख्याल हो जाएगा टेस्ट बड़े आराम से, और 5 मिनट बाद प्रिंट कर देना, है मेरे पास काफी टाइम है, टेस्ट प्रिंट कर देना। वर्ड्स में भी रेडिकल था, तो देखो तो भाई एल्केन में तो सारा ही मामला रेडिकल है। कार्बोकेटाइन बनाया कहाँ मैंने? क्योंकि भाई उसमें कोई पोलर बॉन्ड था ही नहीं एल्केन में, कहां से तुम कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन बनाओगे? अभी तो देखो, तो पिछली क्लास से हम रेडिकल रेडिकल ही खेल रहे हैं, तो रेडिकल बन रहा है जी इनमें। ठीक है, ग्रिग्नार्ड में था रेडिकल? नहीं, ग्रिग्नार्ड में नहीं था, उसमें थे पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि ग्रिग्नार्ड में एल्केन बन रहा था, एल्केन टूट थोड़े रहा था। तो एनीवेज, नहीं सेम है, ये तो बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक टेस्ट है। सो अब दूसरा रिएक्शन, अगर मैं ना पढ़ाना चाहूं, सिर्फ इतना ही है, नोट करो और बताओ पढ़ाऊं क्या? इसमें कुछ नहीं है, ना मैकेनिज्म, ना इंटरमीडिएट, ना कौन सा बॉन्ड टूटेगा, क्यों टूटेगा, कुछ नहीं है। इट इज जस्ट लाइक दिस, एक लाइन है जो मैं लिख देती हूँ। HNO3 is very good oxidizing agent. Fuming HNO3 मतलब हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, और वो इतना स्ट्रांग हो जाता है। ये एक्वा रिजिया सुना है आप लोगों ने? हाँ देख, सुना है। गोल्ड भी उसके अंदर डिसॉल्व, डिसॉल्व होने का मतलब पिघलना नहीं है, डिसॉल्व होने का मतलब रिएक्ट होना। तो HNO3 गोल्ड को जब तोड़ सकता है, रिएक्ट कर सकता है, तो वो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड तो क्या ही चीज है उसके लिए। ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को भी तोड़ डालेगा हर जगह से जहां से पॉसिबल हो। ये आपके एनसीईआरटी का रिएक्शन है, एज इट इज मैंने दिया है, नोट करिए उसको। आप एल्केन को नाइट्रिक एसिड दोगे, ऐसी तोड़फोड़ मच जाएगी। अगर 2 कार्बन का एल्केन दिया है, तो इकलौता सिंगल बॉन्ड है वो भी टूट जाएगा, उसके भी नाइट्रो एल्केन्स बन जाएंगे। 3 कार्बन का है तो देखो क्या वैरायटी आ गई, नाइट्रो एल्केन्स का मिक्सचर मिल जाएगा। इसमें आप सवाल पूछ लो, मेरे पास जवाब नहीं है, क्योंकि कोई मैकेनिज्म नहीं है, बस तोड़फोड़ मच गई। जितने पॉसिबल बॉन्ड टूट सकते थे वो सारे कॉम्बिनेशन में टूट के H हट के NO2 लगता गया। डोंट कॉल इट सब्स्टिट्यूशन, कॉल इट ऑक्सीडेशन, क्योंकि H की जगह NO2 लगा है, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज नथिंग बट गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 6 बार कवरेज रही है इसकी, काफी कवरेज रही है। आइसोमेराइजेशन पहले सुन ले, है ही जरा सा, फिर आप एक आधा क्वेश्चन तो मेरे को एक्सपेक्टेड है यहाँ आएगा मेरे ऊपर। आइसोमेराइजेशन क्या है? आइसोमर बन गए। अगर आप देखो तो ये मैंने क्या लिया है, एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन को अगर आप AlCl3 और HCl का कॉम्बिनेशन विद हीट दे, एक भी कॉम्बिनेशन नहीं है तो कुछ और हो जाएगा प्रोडक्ट। जैसे जैसे ऑर्गेनिक बढ़ती जाएगी बस यही कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी कि एक सिर्फ इसने प्रोडक्ट बदल दिया कंडीशन ने। ठीक है, ये AlCl3 एनहाइड्रस ले लिया, सूखा ले लिया तो कुछ और नॉर्मल ले लिया तो कुछ और। तो उस हिसाब से अगर मैं चलूं, तो AlCl3 और HCl ने क्या किया मेरे पास यहां पर, जो मेरे एन ब्यूटेन था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया बच्चों? नाम आइसो, दूसरे नंबर पर एक ब्रांच, माने आइसो ब्यूटेन। तो कोई इसको कहे रिएक्शन तो नहीं है? रिएक्शन है, क्योंकि एक कोई बॉन्ड टूट के कुछ नया तो बना है, प्रोडक्ट तो डिफरेंट बना है। तो एन ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन बनना, तो प्रोडक्ट कहने को नया बना है, बट वो दोनों में ए और बी में रिलेशन क्या है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बोथ आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। सिमिलरली एन हेक्सेन के 2 बन गए, नोट इट, दिस इज कॉल्ड एज आइसोमराइजेशन। मैं रिएजेंट भी दूंगी आपको, पहले समझ लेते हैं एरोमेटाइजेशन होता क्या है। ये रिएक्शन में ऑब्जर्व आप करोगे, मैंने नाम एरोमेटाइजेशन क्यों दिया, तो मैं आपके सामने एक बार बना के रब करूंगी, पहले एक बार देख लेना, रब करके फिर सही बनाएंगे। ये क्या बनाया मैंने? एनहेक्सेन। एनहेक्सेन को अगर मैंने एक कैटलिस्ट लाके दिया, 3 कॉम्बिनेशन में आते हैं, मोलिब्डेनम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का, वो भी मैं लिखूंगी, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। 3 तरह के कैटलिस्ट है, तीनों में से कोई भी उठा के ले आओ, हीट कर दो, तो उससे क्या हुआ है, लेट मी शो यू। अभी प्लीज ये बना मत लेना, ये मैं रब करूंगी। ये क्या, इसको क्या नाम दिया हुआ है हमने? चिलेशन, रिंग बन गया। ठीक है, चलो, ये रिंग बनने के लिए क्या हुआ होगा? पक्का कुछ जो कैटलिस्ट आ रहा है वो बाद की बात है, वो तो रटना है मेरे को। यहां से एक H गया होगा, यहां से एक H गया होगा, और दोनों ने अपनी वैलेंसी गायब समझ के बॉन्ड बना लिया होगा। परफेक्ट हुआ यही। तो पहले तो क्या चीज निकली, जो कैटलिस्ट मैं लाऊंगी वो क्या करने के लिए लाऊंगी? एक H2 मॉलिक्यूल निकालने के लिए लाऊंगी। ये मैं याद करा रही हूँ आपको, ये मैकेनिज्म नहीं बता रही, मैकेनिज्म एक ही का था बस,
आज के क्लास के लिए। तो चिलेशन हुआ, लेकिन जब किसी चीज में ये ताकत है कि वो H2 निकाल सकता है सिलेक्ट करके, तो ये कार्बन फिर उसको अप्रोच करेंगे, भाई कैटलिस्ट तो है ही। यहां से और यहां से भी एक एक H निकल गया तो क्या होगा? थोड़ी एलिमिनेशन की खिड़की खुल रही है। यहां से और यहां से एक एक H और निकल गया तो दोनों C पे क्या होगा? मेरी तो वैलेंसी फिर गई, पाई बॉन्ड बनेगा ही बनेगा। दोनों कार्बन कहेंगे मेरा एक एक इलेक्ट्रॉन तुम लेके चले गए और एक एक ही पड़ा है, जो शेयर्ड था वो चला गया हाइड्रोजन के साथ, दोनों पे एक एक डॉट आ गया शायद, तो दोनों ने मिलके क्या कर लिया? बॉन्ड बना लिया। फिर ये क्यों पीछे रहेंगे? ये दोनों भी यही कर लेंगे, ये भी यही कर लेंगे। तो कितने H2 मॉलिक्यूल और निकल गए? 3। तो कुल मिला के 4 H2 बना क्या? बेंजीन। बेंजीन रिंग में एक खास क्वालिटी होती है, आपको पता है कार्बोकेटाइन में भी एक ही चीज छोड़ रखी है, एरोमेटिक AR। इसी चैप्टर में बेंजीन में पढ़ेंगे, शुरुआती एरोमेटिक से करेंगे। तो ये बेंजीन को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज एरो, एक काइंड ऑफ कंपाउंड कहलाता है बेंजीन। ये तो भाई एरोमेटिक बन गया, एरोमेटिसिटी आ गई। एरोमेटिसिटी मतलब एयर में घूमते रहना है, पाई बॉन्ड बहुत स्टेबल है। तो इस रिएक्शन का नाम मैंने एरोमेटाइजेशन क्यों दिया, समझ आ गया? अभी नोट नहीं कर रहे, मेरे को कुछ चीजें और पहले पूछनी है आपकी गट फीलिंग से। 7 कार्बन की चेन एन हेप्टेन, गेस क्या बनेगा? बेंजीन एक निहायत स्टेबल ललचाने वाली चीज है, उसके आगे कुछ और कंपटीशन आता है तो वही जीतता है बेंजीन। एन हेप्टेन होता तो क्या? अब अगर इस एन हेप्टेन को मैं ऐसे लिख दूंगी ना, मेरे को फाइनली ऐसे लिखवाना है बट मेरे को अच्छा नहीं लगता ऐसे लिखवाना, ये आंसर दे के लिख दिया मैंने। अगर नोट्स बनेंगे ना तो मैं आपसे ऐसे लिखवाऊंगी, ये कोई बात है भला? पहले ही सजा के दे दिया बच्चों, क्या बनेगा? हम नोट्स में तो अब टॉलविन तो बोल ही दोगे ना एन हेप्टेन के बाद। लेकिन जब आप अब नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एन हेप्टेन का एरोमेटाइजेशन करोगे, मतलब ये एजेंट दोगे तो क्या होगा? क्रोमियम का ऑक्साइड दोगे, मॉलिब्डेनम का ऑक्साइड दोगे तो क्या होगा? जो तो एन हेप्टेन ऐसे बनाएगा वो तो साइक्लोहेप्टेन बना के फिर लगाएगा जुगाड़, कितने पाई बॉन्ड किया, ऑब्वियस है। लेकिन जो इस तरह से सोचेगा कि मेरे को करना क्या है, उसके पास, यानी कि जब तक आपको इस रिएक्शन का आंसर नहीं पता है तब तक आप ना ऐसा कुछ प्लान कर नहीं सकते खुद से। ये भी तो एनहेप्टेन है, मैंने शेप ऐसी क्यों बनाई, दिस इज आवर नोट्स, कि आपको पहले ही पता है यहां पर कितने मॉलिक्यूल H2 के निकलने हैं। तो आपको पता है ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग इज नॉट आवर हेडेक, निकलने हैं बस। और उससे क्या बनेगा? उससे बनेगा टॉलवीन। तो एक से बना बेंजीन, एक से बना टॉलवीन, इतना नोट करिए। अब पहले एरोमेटाइजेशन इतना नोट करिए। मैं आपको एक कैटलिस्ट दे रही हूं लिखने को, बाकी आप एनसीईआरटी से ढूंढ लेंगे। 3 है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, बट आई वांट टू फोकस राइट नाउ ऑन वन कैटलिस्ट, दैट इज मोलिब्डेनम ऑक्साइड। यहां पर बात हुई क्या बना बच्चों? यहां पर तो ऊपर तो बेंजीन बना, आई होप लिख लिया होगा। यहां पर टॉलवीन बना, और जो चीज मैंने आपको भी कही, अगर एन ऑक्टेन होता तो क्या? अब आपको मैंने एक आइडिया दे दिया, थिंक लाइक दिस, ठीक है? तो अगर आपने ऐसे सोचा जैसे हमने कहा, तो आप जाइलीन पे आएंगे। यस, अब आप ऑर्थोजाइलीन बोल सकते हैं, दिस इज ऑर्थोजाइलीन। व्हाई नॉट दिस? क्योंकि किसी ने ऐसे बना दिया, ये तो गलत है ना, ये भी तो हो सकता था। 6 मेंबर्ड रिंग जरूरी थोड़ी है जो आप एरिया सिलेक्ट करो वहीं से हो। 6 मेंबर्ड रिंग जो है मैंने आपको यहां से बनाने को कही, क्यों मानूं मैं आपकी बात? 6 मेंबर्ड रिंग में कहीं और से भी तो ढूंढ सकती थी, और वो कहां से ढूंढ सकती थी? लेट मी यूज अनदर कलर। ये और ये भी तो आपस में 6 मेंबर्ड रिंग बना सकते थे, तो इथाइल टंगता। दिस इज CH2, दिस इज CH3। दोनों पॉसिबिलिटी सोचनी निकालनी आनी चाहिए। ये है नीट और जेई के क्वेश्चन। एनसीईआरटी ने एन हेप्टेन पे छोड़ दिया, हमने ऑक्टेन भी पकड़ लिया, तो आई कैन हैव 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हेयर। तो ये हुआ चौथा रिएक्शन, दैट इज एरोमेटाइजेशन। करिए नोट इसको। 6, इससे आपको पता चल गया होगा 6 मेंबर रिंग के सामने 7 और 8 का कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस नहीं है। हेल ऑफ द डिफरेंस इंस्टेबिलिटीज। आ गए हम एरोमेटाइजेशन पे? आ गया सबके पास? बना लो इसको।
ये 2019-20 में आया है क्वेश्चन एरोमेटाइजेशन, और लगातार आया 2 साल। एरोमेटाइजेशन बैक टू बैक जेई में एक ही क्वेश्चन का रेपिटेशन इज रेयर, और ये हुआ है। एक बेसिसिटी में पायरोल pyridine बहुत रेपिटेशन पे, और एक ही है। हो गया सबके पास? चलिए, ये मैंने होमवर्क डाला है, वही एरोमेटाइजेशन। खुद सोचना क्या, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये क्वेश्चन। खुद सोचोगे इसका, दिस इज योर होमवर्क। इसका एरोमेटाइजेशन क्वेश्चन सही है, गलत है, एब्सर्ड है, मुझे नहीं पता, आपने सोच के आना है। आपने कुछ सोचना है, होगा भी कि नहीं होगा, मैम गलत दे दिया, और होगा तो क्या होगा, इजी है, अब आप कर लोगे। सो अभी मैं अभी जवाब सुनना भी नहीं चाह रही। तुम बोलोगे तो मैं और जोर से बोलूंगी, ताकि मेरे कानों में ना आए। ठीक है, मैं अब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाह रही, मुझे पता है आप लोग कर लेंगे, दैट्स वाई। लास्ट रिएक्शन एल्केन्स का अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। देखना ये क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा कुछ किया है हमने? कंबशन बिल्कुल किया है। यूं गर्दन हिलाने से क्या होता है? अरे भाई, तुमको दिखा दूं मैं? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन, इथीन, बेंजाइन, ये सार बेंजीन सब करके आए हम। ठीक है, दिस इज कंप्लीट कंबशन। और तब ये भी कहा था एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज ऑलवेज नेगेटिव, ये हमेशा रिलीज होती है। और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन करेंगे तो यू विल गेट मेनली 2 थिंग्स, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एंड ऑफ कोर्स एंथैल्पी, एनर्जी। ये वो है। और वहां पे आपने बेंजीन के केस में भी तो खैर सिर्फ एल्केन चल रहा है, आपने मेरे को 15/2, 7/2 के केसेस भी दिए हैं, तो ये वही है, ये कुछ नया नहीं है। लिख कंप्लीट कंबशन पे मैं आऊं तो वहां पे आता है। इनकम्प्लीट पे क्या होगा? आपके चूल्हे काले होते हैं, बर्तन काले होते हैं, पढ़ा के भेजा गया होगा आपको, उसमें अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो किसी का पिछली स्लाइड का नोट करना रह गया है क्या? ऐसा है क्या? नोट कर क्यों रहे हो? मैं तो ना करती इसको, चलो करो। यार मेरे को ना वैसे पसंद नहीं, याद करना पड़ेगा। अभी तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री के इतने फॉर्मूले हैं कि मैं एक और रटाना नहीं चाह रही। एक रैंडमली तुम मेरे को बताओ, चलो। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? C3। नमन, C3H8। एवरीवन ही इज राइट। अब ये एन और आइसो का तो मेरे को चक्कर ही नहीं है, मेरे को बनाना है O2 के साथ इसका रिएक्शन। तुम बताओ, खुद से बैलेंसिंग कर लोगे? बस तो हिट एंड ट्रायल से करो ना। इसमें सिर्फ एक, जैसे आपको एल्केन का कॉमन फॉर्मूला देना है मेरे को, किसी को याद रह सके तो वेल एंड गुड, आपकी ये हिट एंड ट्रायल वाली मेथड खत्म हो जाएगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। बट हम कर चुके हैं, हम थर्मो में बहुत कर चुके हैं, इतना मुश्किल नहीं है बाय 2 करना। वो डिवाइड बाय 2 की आदत डालना आपकी मर्जी है। पर्सनली मैं रटना कम प्रेफर करूंगी। अभी आपके पास मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का ठीक ठाक फॉर्मूला का बैंक खड़ा हो जाएगा जब आप 2 साल के सिलेबस को करेंगे। इसको क्यों मुसीबत लेनी? आई विल नेवर सजेस्ट कि आप इस फॉर्मूला पे जाइए, बुक्स में दिया है तो मैंने भी दे दिया। इनकम्प्लीट कंबशन, आई होप आपको ये भी पता है इनकम्प्लीट कंबशन के कॉन्सिक्वेंसेज हम क्या झेल रहे हैं। हमारे इंजन की एफिशिएंसी पुअर हो जाती है अगर ऑक्सीजन प्रॉपर ना पहुंच रही हो। तो ये हुआ मेरा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। बट इसमें जरा नीचे वाला रिएक्शन देखिए। अगर मैं मीथेन को ऑक्सीडाइज कर रही हूं, बट नॉट बाय ऑक्सीजन, बाय स्टीम, वाटर में भी तो है मेरे पास वही चीज। अगर मैं स्टीम दे रही हूं, स्टीम का मतलब है बॉइलिंग वाटर, हाई टेम्परेचर। अगर मैं स्टीम दे रही हूं मीथेन को, तो मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर आता है। आजकल आप लोग ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स बहुत सुन रहे होंगे, CNG है, हाइड्रोजन है, बायोफ्यूल है। उसी तरह से प्रोड्यूसर गैस शायद आपने सुनी हो, नहीं भी सुनी हो तो केमिस्ट्री सुना देगी अब आपको। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो कॉम्बिनेशन है, ये आगे जाके आप देखेंगे कि ये बहुत सारे और ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करने के काम आ गया। इसीलिए इसको फेमसली क्या नाम दिया गया? सिन गैस। जैसे CNG गैस है, सिन गैस है, प्रोड्यूसर गैस है, ये सारे के सारे ऑल्टरनेटिव आज की डेट में है बहुत सारे रोल्स के लिए। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज अ फ्यूल, बट आई एम सेइंग दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज सिन गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर हाइड्रोजन, और उसको बनाने का मेरे पास ये तरीका है मीथेन के साथ, तो दिस इज सिन गैस। अगर आप यही ऑक्सीडेशन जो इनकम्प्लीट वाली पढ़ रहे हैं हम इस स्लाइड पे, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना, विच इज अ प्रॉब्लम फॉर अस, पॉइजनस है वो एक तरह से। और सिन गैस अगर हाई स्टीम के साथ किया
तो मेरे को एक बहुत ही सिंथेटिकली इंपॉर्टेंट मिक्सचर मिल गया जिसको हम कहते हैं सिनगैस, इंडस्ट्री लपक लेगी इसको। लेकिन अगर आपने ऑक्सीडेशन के दौरान कुछ कैटलिस्ट इस्तेमाल कर लिए तो क्या क्या बन सकता है, प्लीज नोट इट। इस पूरी स्लाइड को नोट करिए। कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन नोट करते करते सुनते जाइए, क्योंकि ये है रट्टा, याद करना है आपको। अगर मीथेन को आपने कॉपर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कराया तो मेरे को मीथेनॉल मिलेगा। अगर उसी मीथेन को आपने मोलिब्डेनम के ऑक्साइड से कराया तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा। और इथेन को सिल्वर ऑक्साइड से कराया तो इथेनोइक एसिड मिलेगा। यानी कि कैटलिस्ट इज वेरी स्पेसिफिक इन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट। कैटलिस्ट बदलते ही प्रोडक्ट बदल गया। तो ये आपको रटना होगा, मीथेन के साथ क्या क्या दिया, कैटलिस्ट कौन सा दिया, और क्या मेरे पास प्रोडक्ट आया। इत्मीनान से नोट करिए, बिकॉज ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट नोट्स। जिसके नोट्स कंप्लीट नहीं है उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसके नोट्स कंप्लीट है वो कभी भी कम बैक कर लेता है सिलेबस में, कभी भी, बिकॉज यू हैव योर हैंड रिटन नोट्स। समझाया नहीं है मैंने, तो बस इंग्लिश टू हिंदी किया है। मीथेन को ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज कराओगे, ऑक्सीजन कर रहे हैं तो ऑक्सीडाइज, या आप कह लीजिए इनकम्प्लीट या कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ये कैटलिस्ट ये बना देगा, ये कैटलिस्ट ये बना देगा, दैट्स इट। इसको पूरा क्रैम करना है। हाँ, किसी को ये नहीं समझ में ऑक्सीडेशन कैसे है तो यस, तब बात है, तब मैं कह सकती हूँ आई हैव सम आंसर। बट ये आपको याद करना है, ऐसा होता है बस। मैकेनिज्म गिने चुने रिएक्शंस के, क्यों क्या कैसे, सबके नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट ओनली ऑर्गेनिक ना, दिस इज, ये मेटल्स आ गए बहुत सारे, कैटलिस्ट आ गए बहुत सारे, ये उनकी केमिस्ट्री है, कैटलिस्ट की केमिस्ट्री है ये। मीथेन इथेन की नहीं है, एल्केन की केमिस्ट्री नहीं है, इसलिए इस चैप्टर में नहीं ले सकते। ये कैटलिस्ट का नेचर है, वो डिसाइड करता है क्या बनेगा। अगर आपने ये, आप क्लास 10th में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़ के आए हैं, और हमने रिडॉक्स चैप्टर में भी पढ़ा है कि दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, K2Cr2O7 और KMnO4। ये अगली एक दो क्लासेस से काफी पॉपुलर हो जाएंगे आने वाले एल्कीन्स में। फिर आपका किसी का सवाल आ जाएगा, ये इतने अच्छे हैं तो फिर एल्केन को क्यों नहीं दिए आपने। तो उस सवाल से बचने के लिए कुछ साल पहले से मैंने अपनी स्लाइड का हिस्सा रख लिया। एल्कीन में भिड़ते ही मेरे पे सवाल आता है, तो इतना अच्छा है इसको आप एल्केन दो ना, तो देते हैं, ठीक है। सो K2Cr2O7 और KMnO4 एल्केन को कुछ नहीं कर पाते, एल्केन को वो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते। नो रिएक्शन ऑन एल्केन। हाँ, अगर एल्किसी एल्केन में ऐसी सिचुएशन हो कि उसके एक टर्शरी कार्बन पर कोई हाइड्रोजन हो, ये वो थोड़ा वल्नरेबल हो जाता है ऑक्सीडेशन के लिए, तो कूद पड़ते हैं K2Cr2O7 KMnO4 इस बॉन्ड को तोड़ के उसकी जगह OH लगाने में। तो टर्शरी हाइड्रोजन in alkane is susceptible to oxidation by these two. Otherwise alkane को K2Cr2O7 KMnO4 हाथ नहीं लगा पाते, सिर्फ उसके टर्शरी हाइड्रोजन को हिट करते हैं। यहां किसी को कुछ समझ नहीं आया इस हिस्से में, मोस्ट वेलकम। क्या समझ नहीं आया ये बताइए, अगर नहीं आया